तो हेलो, आप सबका वेलकम है केंतारो एक्सप्लेन्स में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरसर्क ऑफ ग्लूटोनी का एपिसोड 1। तो यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है और बोलता है और आते जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक आदमी अपनी बग्गी में बैठ के कहीं जा रहा होता है, पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं और वो बोलता है कोई तो मदद करो मेरी। फिर यार वहाँ पे बहुत सारे योद्धा आ जाते हैं और आते ही वो उस आदमी को बोलते हैं यहाँ से हम संभाल लेंगे, आप आगे जाओ। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार देते हैं। अब वो लोग मॉन्स्टर्स को मार के शहर में आ रहे होते हैं, तभी एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ओह मॉन्स्टर का शिकार मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और वो ये भी सोचता है कि सब इस बेकार ग्लूटोनी स्किल्स की वजह से है, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी होता है कि उसके पास कुछ काम करने के लिए होता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेलरिक भाई बहन शहर में आ रहे होते हैं, तभी एक आदमी से गलती हो जाती तो वो तीनों भाई बहन उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसे तो यहीं पे मार देना चाहिए, पर बड़े वाला भाई कहते हैं छोड़ो, आज के बाद ये गलती मत। अब वापस से उस लड़के का दिखाया जाता है जो गेट पे पहरेदारी कर रहा होता है। वेलरिक ब्रदर्स उनके पास जाते हैं और बोलते तुमने आज अपना काम ठीक से किया ना, तो वो बोलते हैं हाँ मैंने अच्छे से किया। फिर वो उसके आज के काम करने के पैसे देते हैं, पर पैसे देने के साथ उसके साथ बहुत बदतमीजी भी करते हैं, उसको मारने लगते हैं और बोलते तू बहुत नीच और घटिया इंसान है, मुझे तुम लोगों से नफरत है। वो लोग उसको मार ही रहे होते तभी एक लड़की पीछे से बोलती है बंद करो इसे मारना। तो वो बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़की कहती है तुम होली नाइट्स को शोभा नहीं देता कि तुम कमजोरों को मारो। उस लड़की की बात सुनने के बाद वो लोग मुंह फुला के वहां से चले जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद वो लड़की उस लड़के के पास आती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़का बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लड़की बोलती है कि ऐसे ही रहो, तुम्हारा खून बह रहा है। उस लड़के का खून साफ करने के बाद वो लड़की बोलती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब हमारा काम बदलने का वक्त हो गया है। काम बदलने के बाद लड़की बोलती है अगर आज के बाद तुम्हारे साथ फिर से ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते। तो लड़का बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़का खाना खा के बाहर गली में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश मेरे पास भी कोई अच्छी स्किल्स होती, मैं भी मॉन्स्टर को मार सकता। अब वो सोच ही रहा होता है तभी महल में कुछ चोर घुस जाते हैं। तो वो जल्दी से जाके लेडी रोक्शी को बताता है और वो कहती है ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं उन्हें पकड़ने जाती हूँ। अब वो लड़की अंदर जाती है तभी एक चोर बाहर आ जाता है। वो लड़का सोचता है मैं भाग नहीं सकता, अगर मैं भागा तो लेडी रोक्शी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो हिम्मत करके उस चोर को जान से मार देता है। तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी ग्लूटोनी स्किल्स एक्टिवेट हो जाती है और उसकी लेवल बढ़ जाती है। अब लेडी रोक्शी आते ही फेट से पूछती है क्या तुम ठीक हो, पर फेट हैरान हो जाता है क्योंकि फेट उनके मन की बात सुन पा रहा है और वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इनके मन की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तो वो लड़की कहती है शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत मदद हुई, तुम्हारा मुझ पे एहसान है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करना चाहोगे या फिर तुम मरते दम तक वेलरिक फैमिली के साथ ही काम करना चाहो। फिर वो लड़का खुशी से बोलता है हाँ मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूँ। अब लड़का रात को बेड पे बैठ के सोच रहा होता है और बोलता है कि मेरी ग्लूटोनी स्किल्स कैसे खुल गई। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़का हथियार खरीदने के लिए आया होता है। तभी दुकान का मालिक पूछता है तुम्हें किस तरीके की तलवार चाहिए। तो लड़का बोलता है जो 5 सिल्वर में आ जाए मुझे वो तलवार। तो वह आदमी बोलता है 5 सिल्वर में कोई तलवार नहीं है, ये पीछे कुछ कबाड़ा पड़ा है वहीं पे तुम ढूंढ। अब लड़का पीछे कचरे में तलवार ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे काली तलवार मिलती है और वो ये बोलती है मुझे चुन लो। अब वो तलवार खरीद लेता है और वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें वेलरिक भाई बहन का दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन बोल हार्ट फैमिली चाहती है कि फेट उनके वहाँ पे काम करे। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए काम करने के लिए बहुत लोग हैं। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पे फेट बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है अपनी तलवार की मदद से। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लड़का कहता है ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो उसकी तलवार बोलती है कि तुम्हें ग्लूटोनी स्किल्स को शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि वो लोगों की स्टैट्स और उनके एक्सपीरियंस चुराती है, इसलिए तुम लेवल 1 पर हो। फिर उसकी तलवार कहती है जाने से पहले इन मॉन्स्टर्स के कान काट लो, तुम्हें इनसे पैसे मिलेंगे। अब वो पैसे लेके जा ही रहा होता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा होता है। वो लड़की उस लड़के को तो फेट उसकी मन की आवाज सुन लेता है जिसमें वो लड़की कहती है प्लीज मुझे बचाओ। तो फेट उनका पीछा करता है और जहाँ पे वो उस लड़की को लेके जाता है उसके पीछे चला जाता है। तो फेट देखता है कि वो आदमी उस बच्ची को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है, ये उससे देखा नहीं जाता और वो बोलता है कि मैं अपनी तरह और किसी बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगा। तो यार एपिसोड 1 तो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं अगली एनिमे कौन से एक्सप्लेन करूँ। तो यार तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में, बाय। तो मेरे भाई लोग यार कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरसर्क ऑफ ग्लूटोनी का एपिसोड 2। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की किडनैप होती है और एक आदमी उसे बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। तभी वो 2 मिनट के लिए बाहर जाता है। फेट उसे आ जाता है बचाने के लिए और कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब फेट उस बच्ची की चैन खोल के बोलता है कि चलो यहाँ से। तभी उसके पीछे वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि मेरी कभी कभी तुम जैसे गधों से मुलाकात होती है जो अपने आप को इंसाफ कर समझते हैं। अब फेट उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी तलवार निकाल ही लेता है। तभी वो आदमी कहता है कि अरे तू जरा खुद को देख, क्या तू उस बच्ची को बचाते हुए लड़ पाएगा। तभी फेट सोचता है कि हाँ। तो फेट सोचता है कि पहले मुझे इस बच्ची को किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाना होगा। अब फेट खुद से बात ही कर रहा होता है। तभी उसकी तलवार जवाब देती है और बोलती है कि फेट मेरे पास एक आइडिया है, आगे जाके छुप जाओ। उसे लगता है कि तुम कमजोर हो, हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तो लड़का उसकी चोट में तलवार घुसा के बोलता है कि बता किस चूतिए ने तुझे ये काम दिया है। तो वो बोलता है कि मैं बताता हूँ। तो आदमी बताता है कि मैंने ये काम हार्डो के कहने पे किया है। तो फेट समझ जाता है कि हार्डो कौन है, जिसने उसे बचपन में बहुत परेशान किया था। अब उसे जान से मार के उस बच्ची को लेके बाहर चला जाता है। अब फेट उस बच्ची को अपना नाम बताता है और उस बच्ची के पेट से आवाज आती है। तो फेट समझ जाता है कि इसे भूख लग रही है, इसलिए वो उसे मीट खिलाने के लिए ले जाता है। अब सहारा मीट खाते खाते रो रही होती है। तो फेट कहता है कि तुम मेरी भी खा लो। तो सहारा कहती है ठीक। अब फेट सहारा को उसके घर पे ले जाता है और उससे ये भी बोलता है कि अगर तुम चीजों का हंस के सामना करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगी। अब सहारा को घर छोड़ने के बाद फेट रास्ते में होता है और उसकी तरह उसको बोलती है बधाई हो, तुमने अपनी पहली टेक्निकल स्किल हासिल कर ली है। अब फेट सोच ही रहा होता है कि मुझे कैसे न कैसे करके ताकतवर बनना ही होगा। तभी उसकी तलवार बोलती है कि फेट तुम्हारा कल हार्ट फैमिली में पहला दिन है ना काम करने का। तो फेट बोलता है हाँ। तो उसकी तलवार बोलती है कि तुम ऐसे जाओगे वहां पे काम करने। तो फेट चिल्ला के बोलता है कि ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट अच्छे कपड़े पहनकर हार्ट फैमिली में आता है क्योंकि आज उसका पहला दिन है काम करने का। अब फेट जैसे ही अंदर जाता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी थी। अब लेडी रोक्शी आती है और बोलती है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। फेट लेडी रॉक्सी को देख ही रहा होता है। तो लेडी रॉक्सी बोलती है क्या बात है। तो फेट बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए मेरी बोलती ही बंद हो गई। तो लेडी रॉक्सी बोलती है कि कभी कभी अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और फेट अपने काम करने लगता है। अब काम कर ही रहा होता है तभी बूढ़े अंकल आगे बोल पहले हमें लगा था कि तुम एक पागल हो जो अपनी तलवार से बात करते हो और तुम मीट खाते वक्त भी हिचकिचा रहे थे। तो फेट बोलता है कि वो मैंने 5 साल बाद मीट खाई थी इसलिए। अब वो तीनों बात कर रहे होते हैं तभी फेट के पेट से आवाज जाने लगते हैं। तो वो दोनों बूढ़े आदमी बोलते हैं अभी तो हमने खाना खाया था, क्या तुमने खाना खाया था। तो फेट बोलता है हाँ मैंने जरूर खाया था, मुझे इसलिए भूख लग रही है क्योंकि अभी मैं बड़ा हो रहा हूँ ना। अब एक औरत आती है और बोलती है फेट को तुम्हें मालकिन बुला रही है। अब लेडी रोक्सी फेट से पूछती है कि तुम्हें 1 हफ्ता होने वाला है काम करते करते, क्या तुम्हें इस काम की आदत हो गई है। पर फेट तो खुद ही कुछ न कुछ सोच रहा होता है। तो फेट हैरान होकर बोलता है कि मेरे पिताजी भी मुझे फे बुलाया करते थे। अब फेट और लेडी रोक्सी बात कर ही रहे होते हैं तभी फेट को चक्कर आ जाता है। अब फेट उठता है और वो अपने कमरे में होता है। तो वो जाके अपनी तलवार से पूछता है कि हे ग्रेट, क्या हो रहा है ये मुझे, पहले तो मैं इस भूख को संभाल लेता था। तो उसकी तलवार बोलती है कि तुम अब पूछने आए हो, अगर एक बार ग्लूटोनी स्किल्स को आत्मा को खाने की आदत लग जाए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जितनी ज्यादा आत्माओं को खाओगे उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनोगी। तो फेट बोलता है कि अगर मैं आत्माओं को ना मारूं तो उसकी तलवार बोलती है कि अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम पागल हो जाओगे और रास्ते में चलते हुए किसी पे भी हमला कर दोगे। तो फेट की तलवार बोलते है कि मैं तुम्हारी छोटी सी मदद कर देता हूँ, जब भी तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा होगी वो तुम्हारी आंखों में दिखाई देगी। अब वो जंगल में जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये भी बोलता है कि मैं इसे फिर से महसूस नहीं करना चाहता। तो उसकी तलवार बोलती है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना ही पड़ेगा अगर तुम्हें महसूस नहीं करना। अब वो अपनी तलवार से बात कर ही रहा होता है वहां पे तभी एक गोबलिन किंग आ जाता है। उसकी तलवार बोलती है कि तुम इसे मार दो। तो वो गोबलिन किंग को भी मार देता है। अब फेट की तलवार उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे अपने सारे स्टैट्स दे दो तो मैं अपने नए रूप में आ जाऊंगा। तो फेट बोलता है कि एक नया रूप मैं देखना चाहता हूँ। जब फेट को पता चलता है कि उसे अपने सारे पॉइंट्स देने पड़ेंगे तो वो मना कर देता है। पर उसकी तलवार बोलती है कि अगर तुमने मुझे अपने पॉइंट नहीं दिए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा। तो फेट बोलता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है और वो अपने सारे पॉइंट उस तलवार को दे देता है। अपने सारे पॉइंट देने के बाद उसकी तलवार एक नए रूप में आ जाती है और वो तलवार से बो बन जाती है। तो यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं अगली एनीमे आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।
आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बर्सर्क ऑफ ग्लूटोनी का एपिसोड 3। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है कि एक लड़की गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, तो फेट बोलता है कौन है वहाँ पर। वो लेडी रॉक्सी होती है और वो फेट को बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फेट बोलता है कि आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा, क्या आप कैसल जा रही हो। लेडी रॉक्सी बोलती है कि अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मैं शहर में कुछ खुफिया चीज करने जा रही हूँ। तो फेट बोलता है अच्छा तो आपने इसलिए भेष बदला है। लेडी रॉक्सी बोलती है कि किसी को बताना मत, और हारू को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो फेट बोलता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब फेट बोलता है कि मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने काम पे चलता हूँ। पर लेडी रॉक्सी बोलती है रुको, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। वो दोनों गली के बीच में होते हैं और फेट उसे बार बार रॉक्सी बुला रहा होता है। तो लेडी रॉक्सी बोलती है कि मुझे बार बार लेडी रॉक्सी मत बोलो वरना सब लोग पहचान जाएंगे, मुझे सोचने दो, तुम मुझे लेक्सी बुला सकते हो। अब फेट बोलता है कि बकवास मत करो, चुप रहो। तो लेडी रॉक्सी बोलते है कि मुझे माफ कर देना बकबक करने के लिए। तो फेट बोलता है नहीं नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा था, आप बकबक बिल्कुल नहीं करती। अब लेडी रॉक्सी और फेट दोनों मजे कर रहे होते हैं बाजार में घूमकर, पर तभी एक आदमी बोलता है होली नाइट्स आ रहे हैं। तो तभी सब साइड में हो जाते हैं। वो होली नाइट्स अपने रास्ते में जा ही रहे होते, तभी उन्हें किसी की भूख लगने की आवाज आती है। तो वो चिल्लाकर बोलता है कौन है किसने। तो फेट बोलता है कि मुझे माफ कर दो सर, पर वो होली नाइट बोलता है मुझे आवाज नहीं आ रही। अब वो होली नाइट फेट पे पैर रखने ही वाला होता है, तभी लेडी रॉक्सी आती है और बोलती है उसने माफी मांग ली है ना। पर वो होली नाइट बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऐसे बात करेगी। वो नाइट बोलता है कि जरा रुको, मैंने तुम्हें शायद कहीं देखा है, और पब्लिक भी उन्हें पहचानने लगती है कि लेडी रॉक्सी है। तब फेट की तलवार कहती है कि उससे जरा चिपको, उसके लवर बनो, इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लेडी रॉक्सी है। वो दोनों लवर बनने का एक्टिंग करते हैं और वहां से बच के साइड में आ जाते हैं। तो लेडी रॉक्सी बोलते हैं मैंने आज से पहले किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा, और ये फेट सुन लेता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है लेडी रॉक्सी एक हीरे को देख रही होती है। तो फेट उनसे बोलता है कि आपको कुछ पसंद आ गया है। तो लेडी रॉक्सी बोलती है हाँ हीरा। तो वो दुकानदार उनसे बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हीरा ले लीजिए। पर लेडी रॉक्सी बोलती है मुझे हीरा नहीं चाहिए और दुकान से चली जाती। फेट लेडी रॉक्सी से पूछता है कि आपको सच में नहीं चाहिए। तो लेडी रॉक्सी बोलती है मेरे किसी काम का नहीं होते। तभी दो आदमी बात करते हुए जा रहे होते और बोलते हैं कि किसने गोबलिन किंग के कान को काट कर दान कर दिया उस ऑर्फनेज को। लेडी रॉक्सी उनके पास आती है और बोलते हैं क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो। तो वो दोनों आदमी बोलते नहीं, जाकर वॉरियर से पूछो। लेडी रॉक्सी फेट से बोलते हैं कि मुझे तुम वॉरियर के पास ले चलो। तो फेट बोलता है आप इसी बंदे की तलाश कर रही हो। लेडी रॉक्सी बोलती है हाँ मैं उस भटकते मॉन्स्टर की तलाश कर रही जो हाल ही में कैपिटल के इर्द गिर्द घूम रहा है। शाम का सीन दिखाया जाता है। फेट वहीं पे जाता है जहाँ पे वो खाना खाता था। वो अपनी कुर्सी पे जाके बैठता है तो वहाँ का मालिक बोलता है तुम वहाँ पे नहीं बैठ सकते, वहाँ पे एक लड़का बैठा करता था जो हाल ही में गुजर गया। वो दुकान का मालिक फेट को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम जिंदा हो। तो फेट बोलता है हाँ क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। वो कहता है बिल्कुल बैठ। अब वो दोनों अपना खाना खा रहे होते तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो फेट को देख के बोलता है भूत तुम जिंदा हो। तो फेट बोलता है हाँ। लेडी रॉक्सी उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि तुम्हें पता है उस भटकते हुए भूत का क्या सीन है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि भटकता हुआ मॉन्स्टर एक लीच है। तो लेडी रॉक्सी बोलती है अगर वो लीच है तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और वो बूढ़ा आदमी ये भी बोलता है कि इसलिए होली नाइट्स उस लीच को मारने पे लगे हुए हैं। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो लेडी रॉक्सी को फेट शुक्रिया बोलता है क्योंकि लेडी रॉक्सी ने उसकी तलवार की मरम्मत करवाई थी। लेडी रॉक्सी बोलते है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद की वजह से उस भटकते हुए मॉन्स्टर के बारे में जान पाया। फेट लेडी रॉक्सी से पूछता है कि मॉन्स्टर हंट के बारे में आपको कैसे पता नहीं चला। तो लेडी रॉक्सी बोलती है कि वेरी फैमिली काम कर रही है और मुझे बताने का सोचा भी नहीं। अब वो आगे चलते रहते हैं तो हार्डो एक बच्चे को परेशान कर रहा हो। फेट उस बच्चे को बचा लेता है। तो लेडी रॉक्सी राफेल से पूछती है कि तुमने उस मॉन्स्टर हंट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो राफेल का भाई बोलता है कि मुझे लगा तुम अपने पिता के गुजरने से सदमे में होगी। लेडी रॉक्सी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो राफेल बोलता है जानकर खुशी हुई, अब हम चलते हैं। फेट उस बच्चे से पूछता है तुम खो गए हो। तो वो बच्चा बोलता है हाँ मुझे मम्मी नहीं मिल रही। तो फेट बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हारी ढूंढने में मदद करता हूँ। बच्चे की मम्मी को ढूंढने के बाद फेट बोलता है कि अब हमें घर चलना चाहिए वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेडी रॉक्सी फेट को बोलते कि अब हम फंसने ही वाले तो हम साथ मिलकर फंसेंगे। तो फेट बोलता है ठीक है चलो चलते हैं घर। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट अपनी तलवार से पूछ रहा होता है मैं बिना लेडी रॉक्सी को पता चले कैसे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। तो उसकी तलवार बोलती दिमाग में एक आइडिया आ तो रहा। वो एक मास्क को देखता है और उसकी तलवार बताती है कि इस मास्क को पहनने से जो भी तुम्हें देखेगा तुम उसे अलग दिखोगे।
अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट लेडी रॉक्सी को एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि शुक्रिया मुझे जॉब देने के लिए, और बोलता है कि आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा कमरा और घर और खाने को मिला। लेडी रॉक्सी बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो फेट बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। एपिसोड 3 तो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए कौन से एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बर्सर्क ऑफ ग्लूटोनी एपिसोड 4। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड के साथ दिखाया जाता है कि बहुत सारे नाइट्स फेट को देखकर बोलते हैं लीच आ गया भागो। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि लेडी रोक्सी फेट के पास आती है और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है, क्या तुम चलोगे। रोक्सी की मम्मी आती है और बोलती है तुम लोगों का स्वागत है, पर लेडी रोक्सी बोलती है आपको स्वागत करने की जरूरत नहीं थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो रोक्सी की मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब रोक्सी की मम्मी ये भी कहती है कि वो कौन है तुम्हारे पीछे। तो लेडी रोक्सी बोलती है ये मेरा सेवक है, इसका नाम है फेट बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है फेट ग्रेफाइट। तो लेडी रोक्सी की मम्मी बोलती है मैं हूँ आयशा हार्ट, खुशी है कि तुम यहाँ पे आए, तुम्हारा स्वागत है फेट। अब लेडी रोक्सी की मम्मी फेट को बुलाती है अपने पास और बोलती है क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है। तो लेडी रोक्सी बोलती है आप ये इससे क्या पूछ रही हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं तो बस जानना चाहती थी कि उसे काम देने वाली के नाते वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता। फेट बोलता है कि आयशा सामा, मैं लेडी रोक्सी की बहुत इज्जत करता हूँ और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा। फेट की सारी बातें सुन के लेडी रोक्सी वहां से चली जाती है। तो फेट बोलता है मैंने कुछ गलत बोला। तो उनकी मम्मी बोलती है जब उसे शर्म आती है तो वो भाग जाती है, वो जरा सी भी नहीं बदली। फेट अंगूर की खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता और बोलता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। फेट उस जूस को पीकर बोलता है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तो वो आदमी बोलता है ना, ये स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि हमने इस स्वाद को बनाने में बहुत मेहनत की है, हमें गर्व है कि हम इसका इतना अच्छा स्वाद बना पाए। तो फेट बोलता है सर मेसन को भी है। वो आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि वो गालिया में मारे गए, लेडी रोक्सी के लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। हमें तो पता भी नहीं था कि लेडी रोक्सी इस साल आएगी भी या फिर नहीं आएगी, पर हम खुश है क्योंकि वो इस साल आई। तो फेट उनसे पूछता है लेडी रोक्सी हर साल फसल की कटाई में मदद कर। तो वो बोलता है कि अंगूर का खेत उसका भी हिस्सा है, और वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को भी मार देती है। जब अंगूर की कटाई होने वाली होती है तो बहुत सारे मॉन्स्टर भी खाना खाने के लिए आते हैं, पर लेडी रोक्सी उन सबको मार देती है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी रोक्सी फेट को बोलती है तुम मेरे बिना चले जाओ। तो फेट बोलता है ठीक। फेट अपने घर के रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसे एक लड़की बोलती है तुम सुनो। तो फेट बोलता है उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह है। फेट उस लड़की को बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, पर वो लड़की उसे बोलती है शायद लगता है मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, और वहां से चली जाती है। फेट अपनी तलवार से पूछता है कि वो कौन है, पर उसकी तलवार उसे कुछ नहीं बताती। लेडी रोक्सी वहां पे आ जाती है। तो फेट उसे बोलता है आपको तो कुछ काम था, पर लेडी रोक्सी बोलते हैं मैं अंगूर लेने गई थी। लेडी रोक्सी उस लड़की को देखकर बोलती है ये तो एक गालिया है। फेट बोलता है मुझे तो लगा था गालियां तबाह हो गए। अब सीन चेंज होता है, गांव वाले इकट्ठे होते तो देखते उनके सारे के सारे खेतों को बर्बाद कर दिया था। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है लेडी रोक्सी और फेट एक साथ शिकार पर गए होते हैं। तो फेट देखता है वहां पे इतना बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उसकी तलवार बोलती है उस मॉन्स्टर को देख के तुम्हें भूख लग गई ना। फेट परेशान होकर बोलता है कि मैं अपना ये रूप लेडी रोक्सी को नहीं दिखा सकता। अब वो लोग वापिस से गाँव में आ जाते हैं और लोग बोलते हैं उसे इतने बड़े मॉन्स्टर को कौन मारेगा। तो लेडी रोक्सी बोलती है आप सब चिंता मत करिए, मैं उसे मार दूंगी क्योंकि मैं एक होली नाइट हूँ। रोक्सी की टीम उसके पास आकर बोलती है कि हमें उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयारी करने में पूरा एक दिन लग जाएगा। तो रोक्सी बोलते है कोई बात नहीं, आप अपना पूरे समय ले ली। फेट बोलता है कि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि लेवल 50 के मॉन्स्टर को मार सकूं, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब रात को फेट आता है और उस बड़े मॉन्स्टर और उसके साथी को मार देता है। तो फेट को चक्कर आने लगता है, वो अपनी तलवार से पूछता है ये क्या हो रहा है। तो उसकी तलवार बोलती है तुमने एक बहुत बड़ी सोल को खाया है, इसलिए तुम्हें ओवरलोड हो गया। फेट की तलवार उसे बोलती है फेट खुद को संभालो वरना हालत और खराब हो जाएगी। अब लेडी रोक्सी सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी मम्मी को बताती है कि उस मॉन्स्टर को किसी और ने ही मार दिया, शायद वो एक गालिया होगी क्योंकि वो एक होली नाइट से भी ज्यादा बहादुर होती है और ताकतवर भी। रोक्सी की मम्मी फेट से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लेडी रोक्सी के साथ हमेशा रहो। फेट बोलता है पर मेरे जैसा कोई। तो रोक्सी की मम्मी बोलते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास गौरवीय शक्ति होनी चाहिए या फिर तुम्हारे पास कोई होली नाइट जैसी ताकत हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रोक्सी का साथ दो। फेट और रोक्सी अब वहां से आ जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट कुछ गोबलिन को मारकर कह रहा होता है मेरी भूख तो शांति नहीं हो रही।
तो उसकी तलवार बोलती है कि तुम्हारी स्किल को अब बड़ी आत्माओं को खाने की आदत लग गई, इसलिए छोटी आत्माओं से अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा। फेट, वक्त निकलता जा रहा है, तुम्हें सही समय पर सोचना होगा। रोक्शी अपनी पापा की कब्र पे जाती है और बोलती है मुझे गालिया को ढूंढने के लिए चुना गया है, पर उसके पीछे से फेट बोलता है प्लीज ऐसा मत करिए, आप वहाँ पे मत जाइए। पर रोक्शी बोलती है कि मैंने जाने का फैसला कर लिया है, अब मैं जाकर ही रहूंगी। एपिसोड 4 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे ये भी बताओ कि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरसत ऑफ ग्लूटोनी एपिसोड 5। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड शुरू में दिखाया जाता है कि हार्डो लिच को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम ही हो वो लिच। हार्डो के साथ ही बोलते हैं सर आप रहने दीजिए, इसे तो हम ही संभाल लेंगे। फेट उन सभी बंदों को मार देता है जो फेट पर हमला कर रहे होते हैं। हार्डो ये देख के बहुत डर जाता है और बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा सकता है? तू बस एक मॉन्स्टर है, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। फेट अपना मास्क उतारता है और हार्डो से देख के बोलता है तू इतना कचरा इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो फेट बोलता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हार्डो बोलता है तुझे लगता है तू यहाँ से बच के जा पाएगा? और बोलता है तुझे पता है ना मैं होली नाइट हूँ। तो फेट को गुस्सा आ जाता है और बोलता है अगर तू होली नाइट है तो मुझे अपनी ताकत दिखाना जिसपे तुझे इतना गर्व है। फेट ग्रीड से पूछता है क्या तुम हार्डो की तलवार को तोड़ सकते हो? तो फेट की तलवार बोलती है बिल्कुल नहीं, आर्टिफिशियल होली स्वॉर्ड मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होने के बाद फेट हार्डो की तलवार को तोड़ देता है और बोलता है यही थी कि तुम्हारी होली स्वॉर्ड, लो इसे अब उठाओ यहाँ से। हार्डो अपनी टूटी हुई तलवार को देख के डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तो फेट उसे बोलता है तुम तो एक होली नाइट थी ना, तो पीछे क्यों हट रहे हो? तुम सही में किसी काम के नहीं हो, एकदम बेकार हो। फेट हार्डो को पटक पटक के मारता है तो हार्डो बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। फेट को ये बात सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, लोगों के साथ कीड़े जैसा बर्ताव करने के बाद, और अब तुम्हारी वजह से लेडी रोक्सी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, तो जैसे घटिया इंसान की वजह से। हार्डो फेट से बोलता है तुमने मुझे पूरा क्यों नहीं मारा, मुझे मार दो बस। फेट बोलता है अभी नहीं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हार्डो बोलता है लेडी रोक्सी के बारे में। लेडी रोक्सी बोलती है मैं जाऊंगी, अगर मेरी जिंदगी इस किंगडम के किसी भी इंसान को बचा सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। वापिस से फेट का सीन दिखाया जाता है। अब फेट फाइनली हार्डो को मार देता है तो हार्डो की स्किल भी फेट को मिल जाती है। तो फेट की तलवार उससे बोलती है तुम एक होली नाइट बन गए हो। तो फेट बोलता है मुझे होली नाइट नहीं बनना। फेट की तलवार बोलती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे, क्यों ना तुम मेरी सेकंड लेवल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फेट बोलता है बिल्कुल करो, ऊपर से इसके स्टेट्स लेने से मेरे उल्टी करने का मन कर रहा है। फेट की तलवार उसकी सारे स्टेट्स लेकर बोलती है ये है मेरी सेकंड लेवल एक ग्रेट साइथ, श्राप जो इस ब्लेड में बसा हुआ है वो कुछ समय के लिए किसी भी चीज को काट सकता है। फेट बोलता है किसी भी चीज को काट सकती है, तो वो मन में सोचता है काश लेडी रोक्सी की ट्रिप को भी काट सकती है। अब लेडी रोक्सी जाने ही वाली होती है तो सबको बाय बोल रही होती है। अब फेट के पास आती है और बोलती है हम फिर मिलेंगी फेट। फेट लेडी रोक्सी को बोलता है अपना ध्यान रखना और लेडी रोक्सी वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद फेट भी बोलता है मुझे वहां पे जाना ही होगा। फेट की तलवार उससे पूछती है तो तुमने अपना मन बना ही लिया है? तो फेट बोलता है अगर मैं लेडी रोक्सी को गाली जाने से नहीं रोक सकता तो कम से कम मैं उन्हें सपोर्ट तो कर सकता हूँ। फेट भी वहां से जा रहा होता है तो जो लेडी रोक्सी के नौकर होते हैं वो उसको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं अपना ध्यान रखना। फेट बोलता है मैं अपनी ताकत से लेडी रोक्सी को बचाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और लेडी रोक्सी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिरिया उनके पास आती है और बोलती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहां पर म्यूगन भी आ जाता है और बोलता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा लेडी रोक्सी। फेट टैट्रा शहर में आ जाता है और बोलता है ये शहर बिल्कुल भी नहीं बदला। तो फेट की तलवार उससे पूछते तुम यहाँ पे पहले आए हो? तो फेट बताता है कि हाँ, जब मैं कैपिटल जाने वाला था तो मैं यहाँ से गुजरा था। फेट एक गाड़ी वाले से पूछता है कि गाड़ी गालिया जाएगी, पर वो गाड़ी वाला बोलता है आज नहीं, अगर आज में गालिया गया तो मॉन्स्टर मुझ पर हमला कर देंगे। तो फेट बोलता है ठीक है। फेट की तलवार उससे बोलती तुम तो यहाँ फंस गए, तुम्हें लेडी रोक्सी के पीछे जाना था। फेट को भूख लगने लगती है तो खाना खाने जाता है, पर वो देखता है कि बहुत सारे आदमी का आदमी को परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसे बचा लेता है। वो आदमी उसे बोलता है शुक्रिया, पर फेट उसे बोलता है बहुत दिनों बाद मिले से। तो सीन चेंज हो जाता है और फेट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेटो उसे परेशान कर रहा होता है और बोलता है तुम्हारे पेट से हमेशा भूख की आवाज ही आती रहती है, तुम किसी काम के नहीं हो। अब थोड़ा सा आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें फेट के पापा उसे बोलते हैं तुम जड़ी बूटियां बनाने लगे हो, पर फेट बोलता है आप हमेशा जख्मी होके आते हो इसलिए मैं जल्दी बनाने लगा हूं। फेट के पापा मर जाते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं डीन के पास स्पेयर टेक्निक स्किल थी तो गांव के सरपंच ने उसे रखा, पर इस बच्चे को कौन रखेगा? वो देखता है कि गांव वाले उसके ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं और बोलते हैं तेरा इस गांव में कोई काम नहीं है, निकल जहाँ से, तू किसी काम का नहीं है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे से तो
फेट से बोलता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है फेट। फेट बोलता है गांव के सरपंच का बेटा है सेटो, मुझे पता है इन्होंने मेरे साथ क्या काम किया है। तभी फेट की तलवार बोलती है फेट चलो ना इसका काम कर देते हैं, वैसे भी तुम्हें अपनी ग्लूटोनी स्किल्स की भूख को भी तो मिटाना है। फेट बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे गाँव के मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। अब वो गाँव की तरफ जा रहे होते तो सेटो के पापा बोलते हैं जिस कचरे को हमने निकाला था तुम उसे वापिस लेकर आ गए। सेटो बोलता है फेट बहुत ताकतवर है, मैंने उसे गुंडों को हराते हुए देखता है। तो सेटो के पापा बोलते हैं हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम्हें योद्धा लाने को कहा था पर तुम एक कचरे को उठा कर लिया है। सेटो फेट को अपने घर पे ले आता है और बोलता है जो भी पहले हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पर फेट बोलता है मुझे तो इसकी आदत है, तुम मुझे थोड़ा मॉन्स्टर्स के बारे में बताओ। तो सेटो उसे बताता है कि कुछ महीने पहले गाँव में मॉन्स्टर्स दिखाई दिए जो कि उड़ते हैं। तो फेट बोलता है ये तो बहुत बुरी बात है। तभी सेटो की लड़की वहां पे आ जाती है और बोलती है आप किससे बात कर रहे हो, ये आप टॉफी खाना चाहोगे। फेट वो टॉफी खा लेता है और वहां पे चक्कर खा के गिर जाता है। सेटो बोलता है क्या पिताजी सच में फेट की बलि देना चाहते हैं, और वो उसको उठाने की बहुत कोशिश करता है। बाहर जाकर देखते हैं तो मॉन्स्टर भी हमला करना शुरू कर देते। तो यार एपिसोड 4 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक के लिए चलता हूँ यार, बाय। बरसर्क ऑफ ग्लूटनी एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो यार क्या कर रहे हो, पहले उन्हें देखो ना। जाके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सेटो फेट को उठाने के लिए दवाइयां बना रहा होता है। अब फेट उठ भी जाता है। फेट उठकर पूछता है हम कहाँ है। सेटो बताता है कि हम घर में है, तुम्हें नींद की दवाई पिलाई गई थी जिससे तुम सो गई। सेटो बोलता है मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे पिताजी ने किया है। फेट बोलता है तुम घर के अंदर ही रहना, इन मॉन्स्टर को तो मैं दिखता हूँ, और बाहर जाकर सारे मॉन्स्टर को मार देता है। मारते मारते सुबह हो जाती है। फिर सत्य बोलता है कि मेरे पिताजी मारे गए, गांव में बहुत सारे लोग मारे गए, बस कुछ ही बच पाए जैसे कि मैं, मेरे गांव का खात्मा हो गया। फेट बोलता है रुको मुझे जरा देखने दो। फेट भी उस पूरी जगह को अच्छे से स्कैन कर लेता है और बोलता है हाँ तुम सच में कह रहे हो, यहाँ का खात्मा पूरी तरीके से होता है। वो मिट्टी को भी हाथ में लेता है और बोलता है अब इस मिट्टी में कोई जान नहीं बची, यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं उगा पाओगे। सतो उससे पूछता है क्या तुम आइडेंटिफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फेट बोलता है हाँ। तो सतो बोलता है फिर खतरनाक चीजें करके वॉरियर बनने का क्या फायदा, तुम आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करके अच्छी जिंदगी जी सकते हो। फेट बोलता है मेरे पास लड़ाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सतो बोलता है मैं भी शहर जाऊंगा और एक जॉब ढूंढूंगा अपनी बेटी के खातिर। अब थोड़ा सा आगे का सीन दिखाया जाता है। सतो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो, मैंने बचपन में तुम्हारे से इतना बुरा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। फेट बोलता है ठीक है, अपने दांत अंदर कर लो, और उसे बहुत जोरों का मुक्का मारता है। सतो बोलता है कि इतनी जोरों का कौन मारता, तुम अभी भी भोंदू ही हो। फेट बोलता है अपनी बेटी का ख्याल रखना। सतो बोलता है तुम भी अपना ख्याल रखना। फेट वहां से जा ही रहा होता है और बोलता है चाहे गांव वाले कितने बुरा क्यों ना हो, लेकिन इन सबको मरता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा है। रोक्शी का सीन दिखाया जाता है। रोक्शी के टीममेट मेंबर बोलते हैं हम ब्लानचेस्टर शहर पहुंचने ही वाले हैं। तो रोक्शी बोलती है हाँ जब हम वहां पहुंच जाएंगे हम चीजों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। म्यूगन लेडी रोक्शी से बोलता है जब हम ब्लानचेस्टर पहुंच जाएंगे तो संभल कर रहना। लेडी रोक्शी बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। म्यूगन बोलता है जब तुम पहुंच जाओगी तुम खुद ही समझ जाओगी। फेट अपना गाड़ी में जा रहा होता है तो गाड़ी का मालिक बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेके तो आ गया हूँ पर तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो फेट भी बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी सामने बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। वो गुंडे फेट से बात कर रहे होते हैं, पीछे से गालियां आ जाती है और उन सबको हवा में उड़ा देती है। फेट उसे देखकर बोलती तुम तो वही हो ना। गालियां बोलती मैंने तुम्हें इन गुंडों से बचाया, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। और उस गाड़ी के मालिक से पूछते क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। गाड़ी का मालिक बोलता है बिल्कुल, जब आपने हमारी मदद की है तो हम आपको लेकर चलेंगे। गालियां भी उनके साथ चली जाती है। वो लोग रास्ते में सफर कर ही रहे होते हैं। गालियां फेट से पूछते मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तो फेट बोलता है मेरा नाम है फेट ग्रेफाइट। गालियां बोलती है अच्छा फेट ऑफ ग्लूटोनी। फेट बोलता है ये सब तुम्हें कैसे पता। तो गालियां बोलते मेरे पास भी डेडली सिन की स्किल है तो मैं बता सकती हूँ। फेट बोलता है डेडली सिन। तो माइन बोलते क्या तुम्हें फेट ने बताया नहीं। अब वो अपने बारे में बताती है। वो बोलते मैं हूँ माइन ऑफ रेथ, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे भूख लग रही है। फेट अपने पापड़ निकालता है और बोलता है क्या तुम खाना चाहोगी। फेट बोलता है सारा मत खाओ मेरे लिए भी छोड़ो। तभी गाड़ी का मालिक बोलता है हम शहर पहुंचने वाले। तब एक लड़के का नाटक शुरू हो जाता है। वो गाड़ी का मालिक बोलता है कितनी बेकार एक्टिंग कर रहा है। तो फेट बोलते कि वही है जिसे लेडी रोक्शी लीड करने वाली है। तो वो आदमी बोलता है हाँ लेडी रोक्शी बस यहाँ पे पहुंचने वाली है। फेट की तलवार उस पर हंसते और बोलते तुम तो लेडी रोक्शी के पीछे जाने वाले थे, तुम तो उससे आगे निकल गए। अब वो दुकान का मालिक वहां से निकल जाता है। माइन फेट के कंधों पे ही सो जाती है। तो फेट बोलता है ओए खड़े खड़े मत सो। अब वो उसको उठा के चल लेता है और बोलता है ये सब कैसे हो गया। फेट की तलवार बोलती है हार मान लो, वो इतनी जल्दी उठने वालों में से नहीं है। फेट बोलता है मुझे लगता है तुम उसे अच्छे से जानते हो। पर तलवार कुछ नहीं बोलती और वापस से चुप हो जाती है। फेट आगे बढ़ने
करने की कोशिश कर रहा होता है, पर सैनिक उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं यहाँ से आगे बस गांव के लोग ही जा सकते हैं। अगर तुम्हें होटल लेना है तो वो तुम्हें वहां पे मिल जाता है। फेट एक होटल ले लेता है और अपनी तलवार से पूछता है तुम माइन को कैसे जानते हो। फेट की तलवार बताती है कि हम एक पुराने दोस्त हैं जो कि आपस में मिल जाते हैं, और ये उस स्लोथ पर भी लागू होता है। फेट बोलता है माइन की कुल्हाड़ी। वो बोलता है हाँ, स्लोथ और मैं एक एक डेडली वेपन है। तो फेट बोलता है हाँ, माइंड भी मुझे अपनी डेडली सिन के बारे में बता रही थी कि वो उसकी स्किल है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो ग्रीड। तो ग्रीड बोलता है अच्छा, तो तुम्हारे जानने का समय आ चुका है। वो उसे बताता है कि स्लोथ, व्रैथ, प्राइड, लस्ट, ये सारी ताकतें उन लोगों को तोड़ने के लिए बनाई हैं जिन्हें भगवान ने बनाया, इसलिए इनको इमोर्टल वेपन कहा जाता है। उनमें से ग्लूटोनी सबसे ज्यादा पापी है। फेट बोलता है अच्छा समझ गया, एक बार ग्लूटोनी को आत्मा को खाने का चस्का लग जाए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, लगता है शायद ये सारी मेरी सजा है। तो ग्रीड बोलता है ऐसी बात नहीं है, माइंड पर भी सारी बातें लागू होती है, उसकी स्किल भी बहुत खतरनाक है। फेट बोलता है आखिर मैं ही क्यों, इतना तो इसमें कुछ खास भी नहीं है। तो ग्रीड बोलता है ओए फेट, ऐसी भावनाओं को मत रखो वरना एक दिन ग्लूटोनी स्किल्स तुम्हें काबू कर लेगी और तुम पर हावी हो जाएगी। अब फेट भूख मिटाने के लिए रात को शिकार करने के लिए चला जाती है। तो ग्रीड बोलता है अपनी भूख को एक साथ मत मिटाओ, धीरे धीरे करके मिटाओ। तभी उसके सामने एक सैंडमैन आ जाता है और उन लोगों की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। माइन का सीन दिखाया जाता है जो कि उठकर आती है और एक क्वेस्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है जो कोई भी सैंड गोलम को हराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। फेट और सैंडमैन की लड़ाई चली रही होती है, वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं, पर वहां पे कुछ लोग भी फंसे हुए होते हैं, इसलिए फेट सैंडमैन को हराकर उन लोगों को बचा लेता है। वो लोग फेट को शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि फेट ने उन लोगों को बचाया होता है। उनमें से एक लड़का बोलता है मेरा नाम है बार्ट, तुम्हारा नाम क्या है। तो फेट उसे बताता है मेरा नाम है कॉर्पस। अब सुबह का सीन आ जाता है और माइन बिना कपड़ों के बैठी होती है। तो फेट बोलता है जरा कपड़े पहन लो। तो माइन बोलती है तुम बस अभी बच्चे हो तो मुझे क्यों शर्म आएगी। फेट बोलता है मुझे तो शर्म आ रही है ना। माइन बोलती है तुम्हारे दिमाग में बहुत गंदे ख्याल आ रहे हैं। फेट बोलता है ऐसा नहीं है। ग्रीड बोलता है तुम दोनों की अच्छी बन रही है। अब माइन तैयार होकर कहीं जा रही होती है। तो फेट पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। माइन बताती है कि मैं सैंड गोलम का शिकार करने जा रही हूँ। तो फेट बोलता है मैं तो उसे कल रात ही हरा चुका हूँ। माइन गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमने मेरा शिकार चुरा लिया। तो फेट बोलता है अच्छा अच्छा, तुम आधा ले लेना। अब वो लोग अपना इनाम लेने के लिए जा रहे होते तो वो लड़की बोलती है मिस्टर कॉर्पस, सैंड गोलम को हराने के लिए आपका शुक्रिया, ये लीजिए आपके 100 गोल्ड कॉइन। माइन फेट को बोलते तुम ये मास्क क्यों लगाते हो, ये बहुत घटिया है। तो फेट उसे बताता है कि मैंने मिस्टर कॉर्पस बन के सैंड गोलम को हराया, तो मुझे मिस्टर कॉर्पस बन के ही इनाम को लेना होगा। तभी वहां पे सर रुडोल्फ आ जाते हैं और बोलते तो तुम ही हो जिसने मिस्टर सैंड गोलम को हराया है, अब से तुम मेरी सेवा करोगे और तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। जब एक नाइट बोलता है तो तुम उसे मना नहीं कर सकते। माइन उसके पास जाती है और बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, वो मेरा शिकार था। रुडोल्फ माइन को देखकर बोलता है तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें तो घर जाकर अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। माइन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पे उड़ा देती है। एपिसोड 6 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमे में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है कि फेट बोलता है तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे पास व्रत है, ग्लूटोनी स्किल नहीं, और हमने सारा खाना अभी खरीदा था, तुम कितना खाओगी और ये खाना जाता कहाँ है। माइन को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। फेट उसको बोलता भी कि मत करो और उसकी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से गाड़ी टूट जाती है। गाड़ी का मालिक कहता है कि इसके पैसे मैं अलग से लूंगा। माइन कहीं पे जा रही होती है तो फेट बोलता है अरे कहाँ जा रही है, और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो एक गाँव में आ जाता है तो ग्रीड बोलता है ये जगह तो बहुत शांति भरी लगती है, हम गालिया के बहुत करीब आने वाले हैं और मॉन्स्टर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, पर इस गांव में इतनी शांति कैसे है। मुझे तो लगता है कि इस गांव की हिफाजत कोई ताकतवर बंदा करता है। फेट बोल रहा है कि अच्छा मुझे समझ आ गया और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक आदमी को बैठा देखता है और उससे पूछता है जरा सुन आपको पता है इस गाँव का मुखिया कौन है। तो वो बंदा बोलता है हाँ, इस गाँव का मुखिया मैं ही हूँ। तो फेट बोलता है कि मैं यहाँ पे कहीं रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे दोगे। फेट और ग्रीड दोनों ही उसकी तलवार देखकर समझ जाते हैं कि वो एक होली नाइट है और वो ही इस गांव की रक्षा करता है। वो मेयर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जगह तो दे दूंगा पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना होगा। वो फेट की आइडेंटिफाई वाली स्किल्स को देखकर बोलता है तुम लेवल 1 पर और स्टैट्स तुम्हारे 2 मिलियन से भी ऊपर है। फेट बोलता है कि आपने आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करा और मुझे पता ही नहीं चला। वो मुखिया बोलते तुम लड़ाई करोगे या फिर नहीं। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो मुखिया फेट को आराम से हरा देता है। फेट बोलता है कि अच्छा इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो वो मुखिया बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो, ये जरूर कोई किस्मत का ही खेल
होगा जो तुम यहाँ पे आए हो, पर एक शर्त पर, जब तक तुम यहाँ पे रहोगे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। फेट बोलता है कि मैं ही क्यों, तो गांव का मुखिया बोलता है कि चलो भी यार, एक बूढ़े आदमी की इच्छा समझकर इसको मान लो। फेट और ग्रीड मन में सोच रहे होते हैं अच्छा इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। तभी फेट अपनी आइडेंटिफाई का यूज कर रहा होता है, पर वो मुखिया बोलता है रुक जाओ, तुम्हें अपनी आइडेंटिफाई को रोकना नहीं आता ना, और भी तुम्हारी बहुत सारी ताकत है जो कि अधूरी है। तुम्हारा मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने का अंदाजा तो काफी अच्छा है, पर तुम किसी इंसान से अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाते हो। गांव का मुखिया बोलता है करना चाहोगे मेरे साथ ट्रेनिंग, तो फेट की तलवार ग्रीड बोलती है कि यार इसे कुछ चाहिए भी नहीं और फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है। पर फेट बोलता है कि यार ऐसे किसी होली नाइट से ऑफर मिलते नहीं है इतनी आसानी से। तो ग्रीड बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। फेट बोलता है कि मेरा नाम है फेट ग्रेफाइट और मुझे आपसे सीखने में बहुत खुशी होगी। तभी उस गांव के मुखिया का नाम पता चलता है, उसका नाम है आरुण। वहाँ माइन भी आ जाती है और बोलते फेट हमें वहाँ पे कैंप लगाने की जगह मिल गई है। तो फेट बोलता है नहीं, मुझे रहने की जगह मिल गई है। सीन दिखाया जाता है कि आरुण फेट को ट्रेनिंग दे रहा होता है और सुबह से शाम हो जाती है। आरुण बोलता है कि कल हम असली ट्रेनिंग करेंगे। फेट भी बोलता है ठीक है, पर फेट को तभी कुछ मॉन्स्टर की गंध आ रही होती है और वो देखता है कि वो गंध उस कैसल से आ रही होती है। तभी आरुण की आवाज आती है ये सब क्या है। वो आके अंदर देखते हैं माइन ने सारा खाना खा लिया होता है। फेट बोलता है कि इसके लिए मुझे माफ कर देना। आरुण बोलता है कि ठीक है, मैं गांव से कुछ खाना मांग कर लेके आता हूँ। दूसरा दिन दिखाया जाता है ट्रेनिंग का। आरुण फेट को एक लकड़ी देता है और बोलता है तुम इस लकड़ी से मेरे वार से बचना। पर फेट बोलता है ये तो बस एक लकड़ी है, तो टूट जाएगी। आरुण बोलता है कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, मुझे पता है तुम कर लोगे, और उन दोनों के बीच में फिर से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। आरुण बोलता है कि अब तुम अपने स्टैट्स को अच्छे से काबू कर पाओगे। फेट बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को सिखाया। तभी वहाँ पे माइन आ जाती है और बोलती है मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक तोहफा, और उसके मुंह पे वापस से चित्रकारी कर देती। खाने का सीन दिखाया जाता है। आरुण फेट को बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, तो फेट बोलता है हाँ मुझे जाना ही होगा। तभी वो बोलता है खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माइन तुम्हें भी इसको शुक्रिया बोलना चाहिए, पर माइन कुछ कहती नहीं। फेट बोलता है माइन की तरफ से मुझे माफ कर देना। आरुण बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग पेट भर के खाओ, अभी बहुत सा मीट और सब्जियां बची है। आरुण महल की तरफ देख रहा होता है और बहुत उदास होता है। तो फेट उससे पूछता है क्या उस महल में कुछ है क्या। आरुण उसे बताता है कि 15 साल पहले वो महल मेरा हुआ करता, पर एक दिन मुझे शाही ऑर्डर की वजह से महल छोड़कर जाना पड़ा। उसी मौके का फायदा उठा के लीच लॉर्ड, जो कि लोगों की बहुत नफरत से पैदा हुआ था, उसने मेरी फैमिली को मार दिया। आज भी मेरी फैमिली उसके चंगुल में है। फेट वहां से खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। वो महल की तरफ जा ही रहा होता है, पीछे से आरुण आता है और बोलता है तुम महल की तरफ जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। वो दोनों जा ही रहे होते। पीछे से माइन बोलती है कि मैं तुम्हारे गांव पे नजर रखूंगी, बदले में मुझे 50 गोल्ड कॉइन दे देना। अब वो दोनों सारे बंदों को मारकर महल के अंदर आ जाते हैं, पर जब महल के अंदर आरुण देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पे सब लोग जिंदा होता है। आरुण बोलता है कि तुम लोग जिंदा थे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। तो उसका बीवी और उसका बच्चा बोलता है क्या बात कर रहे हो आप थक चुके होंगे, हम तो आपका इतने दिनों से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। आपने किंग का दिया हुआ मिशन पूरा किया पिताजी। आरुण बोलता है कि हाँ मैंने वो मिशन पूरा कर दिया। तभी फेट ग्रीड से पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ग्रीड उसे बताता है कि यहाँ पे सिर्फ आत्मा है, इनका शरीर तो पहले से ही मर चुका है, ये एक इल्यूजन मैजिक है, यहाँ पे सबके सब छलावा है। अब आरुण उससे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ल्यूक वो जैसे ही गिफ्ट देने वाला होता है तभी उसका बेटा उस पर हमला कर देता है। आरुण उससे बच जाता है और बोलता है तुम ताकतवर बन गए हो ल्यूक। ल्यूक बोलता है क्योंकि आप ही गैर हाजिर में मुझे इस महल की रक्षा करनी पड़ी, आप तो बस अपने काम में ही बिजी थे, मैंने इस महल की लंबे समय तक रक्षा की है, आपने हमें मॉन्स्टर के हाथों में छोड़ दिया बस कैपिटल की ड्यूटी के लिए। आरुण बोलता है कि फेट क्या तुम मुझे मेरी फैमिली से लड़ने दोगे। तो फेट बोलता है ठीक है आप लड़ लीजिए, मैं इतने जाकर लिच लॉर्ड को ढूंढता हूँ। अब फेट और उसके लिच लॉर्ड के बीच में फाइट चल रही थी और आरुण और उसके बेटे के बीच में भी चल रही थी। फाइनली वो दोनों मिलकर लिच लॉर्ड को हरा देते हैं। आरुण अपनी फैमिली के सामने लेटा होता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। तब ल्यूक और उसकी मम्मी की आत्मा वहां पे आ जाते हैं और ल्यूक बोलता है कोई बात नहीं पापा, आपने हमें उजाद तो करवा ही दिया। आरुण अपनी फैमिली से थोड़ी बातें करता है और उनको फाइनली गुड बाय बोल ही देता है। वो लोग बाहर आते तो देखते हैं बहुत सारी डीमन की आर्मी अभी वहां पे इंतजार कर रही होती है। तो वो दोनों बोलते हैं चलो रेस लगाते हैं कौन कितने ज्यादा बंदे मारेगा। सुबह हो जाती है और माइंड गुस्सा हो रही होती है और बोलते तुम लोगों ने बहुत देर लगा दी। फेट बोलता है कि शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। तभी आरुण उसके हाथ में उसकी फीस रख देता है और बोलता है माफ कर देना, हमने देर कर दी। आरुण ये भी बोलता है कि अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था 50 साल पहले जब इस गाँव पे डीमन ने हमला किया था, तब तुम यहाँ पे बचाने आई थी। तुम तब भी एक वॉरियर की तरह लगती थी
और अब एक वॉरियर की तरह लगती हो। माइन बोलते तुम्हारी नजर अच्छी है आरोन, 1000 साल की ट्रेनिंग से आरोन तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। आरोन फेट को बोलता है कि सुनो, जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो तुम यहाँ पे वापस लौट कर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। और ऐसे ही फेट और माइन अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं आरोन को बाय बोलकर। एपिसोड 7 तो खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में फेट माइंड से पूछता है कि तुम्हें सच में कहना तुम्हारे पास व्रात है ना कि ग्लूटोनी। तो वो ये भी बोलता है कि उन्होंने हमें इतना सारा खाने का सामान दिया था और तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। तो माइंड बोलती है कि गुस्से से बहुत जल्दी कैलोरीज बर्न होती है, इसलिए मैं खा रही हूँ। फेट की तलवार बोलती है कि तुम ये सारी बातें पहले ही कर चुके हो। माइंड फेट को बोलती है कि तुम खाना चाहोगे। माइंड फेट को अपने हाथों से खिलाती है और बोलती है हाँ ये हुई ना बच्चों वाली बात, और जाके उसकी गोदी में लेट जाती है। फेट बोलता है कि तुम मेरी गोद में क्यों सो रही हो। माइंड बोलती है कि जमीन बहुत कड़क है इसलिए तुम्हारा गद्दा मैंने इस्तेमाल कर लिया। फेट माइंड को सोते हुए देखकर बोलता है कि देखो कैसे बच्ची की तरह लगती है सोते हुए। फिर उसे एक सीन याद आ जाता है जिसमें माइंड बोलती है कि हम फैंटम है, हमें मरने की इजाजत नहीं है, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं। फेट ग्रीड से पूछता है कि हे सुनो, तुम्हें पता है किसकी तरफ लड़ रही है। पर ग्रीड कुछ नहीं बोलता। फेट बोलता है कि तुम हमेशा की तरह सब कुछ पता होते हुए भी आज भी कुछ नहीं बोलोगे। ग्रीड बोलता है कि हाँ शायद, पर जब तुम इसके साथ सफर कर ही रहे हो तो तुम्हें पता लग जाएगा। लेडी रोक्सी का सीन दिखाया जाता है। उनके साथी उनसे पूछते कि हम गालियां पहुंचने वाले हैं ना लेडी रोक्सी। तो लेडी रोक्सी कहती है हाँ। म्यूगन से पूछते कि अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। म्यूगन उन्हें बताता कि हम हाउसन के करीब पहुंचने वाले हैं। वो लोग कैसल की तरफ पहुंच जाते हैं तो मिलिया उसको देखकर बोलते कि वाओ ये कैसल कितना बड़ा है। तो लेडी रोक्सी बोलते कि हाँ ये बड़ा है क्योंकि यहाँ पे पहले आरुन रहा करते थे। मिलिया कहती है अब यहाँ पे कौन रहता है। लेडी रोक्सी से बताते कि जहां तक मुझे यकीन है यहाँ पे क्लिच लॉर्ड ने कब्जा कर रखा है और वही यहाँ पे रहता है। वो लोग उस महल के पास जाते हैं तो मिलिया उसे देखकर बोलती कि पास से देख जाए तो ये बहुत टूटा हुआ लगता है। लेडी रोक्सी कहते कि हाँ तुम सही तो कह रही हो, पर यहाँ पे किसी मॉन्स्टर का एहसास नहीं हो रहा। म्यूगन कहता है कि हाँ मुझे लगता है हाल ही में इस जगह को आजाद किया गया है। तभी वहां पे आ जाते हैं हमारे हीरो आरुन और बोलता है तुम सबका यहाँ पे स्वागत है, मैं हूँ आरुन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना नेक्स्ट वीडियोस के लिए। मेरी आरोन को देखकर बोलते कि आप अभी तक रिटायर नहीं हुए, पर लेडी रोक्सी उसको चुप करवा देती है। म्यूगन बोलता है कि सर आपसे मिलना तो बहुत गर्व की बात थी। बारबोटिस फैमिली के हेड और महान तलवारबाज जिसे लाइट ऑफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता था। लेडी रोक्सी बोलते कि गुस्ताफी के लिए माफी चाहती हूँ, मैं हूँ। पर वो अपना नाम बताने वाली होती है तभी आरोन बोलता है कि रुको मुझे पता है, बहुत बड़ी हो चुकी हो रोक्सी। रोक्सी बोलती कि आपको मेरा नाम कैसे पता। आरोन बोलते है कि मेरी मेसन और आयशा से पुरानी पहचान है, जब तुम पैदा हुई थी तो उन्होंने ही तुम्हारा नाम रखने के लिए मुझे कहा था। लेडी रोक्सी बोलती कि वाह मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बात कभी बताई ही नहीं। म्यूगन वहां पे आकर बोलता है कि मुझे जलन हो रही है लेडी रोक्सी, आपका नाम एक हीरो ने रखा है। आरोन बोलता है कि मैं हीरो रह चुका हूँ पर अब मैं हीरो नहीं हूँ, तुमने तो मेरे रिटायर होने की वजह पता ही ली होगी रोक्सी। जिनकी मुझे हिफाजत करनी थी उनकी तो मैं हिफाजत कर नहीं पाया और उनको मैंने खो दिया। अब मेरे पास लड़ने के लिए कोई वजह नहीं बची। तो लेडी रोक्सी पीछे से बोलते पर आपने तो लिचलॉर्ड को हरा दिया ना। तो आरन बोलते हैं नहीं मैंने ये सब अकेले नहीं करा, मैंने उस लड़के के साथ मिलकर ये करा, उसी की बदौलत मैं उसे हरा पाया। म्यूगन बोलता है कि अच्छा वो लड़का बहुत जाबाज ही रहा होगा जिसने आपके साथ लड़ाई करके लिचलॉर्ड को हराया है। मीरिया भी पीछे बोलती है कि मुझे उससे मिलना है, बताओ ना वो कहाँ है। लेडी रोक्सी बोलती है कि आप मुझे उसका नाम बता सकते हो, मुझे कैपिटल में जाके बताना है कि हाउसन से किसने लिचलॉर्ड को भगाया। आरन बोलता है कि मुझे माफ कर देना पर मैं नहीं बता सकता। थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाएगा जिसमें फेट आरन से बोलता है कि अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे ना तो प्लीज उनको मत बताना। ये अजीब सी रिक्वेस्ट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आरन बोलता है कि उसने अपना नाम राज रखने के लिए बोला है। लेडी रोक्सी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं मैं समझ गई, अब मैं चलती और गुस्ताखी के लिए माफ करना। आरन बोलता है तुम गालियां जा रही हो। लेडी रोक्सी बोलती है हाँ पर आपको कैसे पता। आरन बोलता है कि होली नाइट्स का यहाँ पे आना मतलब एक ही मकसद हो सकता है, क्या तुम्हें यहाँ पे वेलरिक ब्रदर्स ने भेजा है। तो लेडी रोक्सी बोलता है नहीं मैं यहाँ पे खुद से आई हूँ। आरन लेडी रोक्सी से पूछते हैं तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहोगी, गालिया में तुम्हें लड़ाई करने के लिए मैं सिखाऊंगा वहां पे कैसे लड़ते हैं, आखिरकार मैंने ही तुम्हारा नाम रखा है। लेडी रोक्सी बोलते हैं कि हाँ मुझे आपसे सीखकर बहुत खुशी होगी। वो उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आरन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी तलवारबाजी में मेसन की सीख दिख रही है। फेट बोलता है कि बहुत देर से चल रहे हैं और आखिर ये कौन सी जगह है। तो माइन उसे बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। पैदा होते हैं मुझे इंपीरियल कैपिटल में भेज दिया गया था, इसलिए मुझे यहाँ की थोड़ी यादें याद नहीं है, पर ये जगह जरूरी है। फेट बोलता है कि मुझे तो लगा था गालिया 4000 साल पहले ही खत्म हो गया है। वो लोग आगे बढ़ते और फेट को एक कुकून दिखाई देता है तो वो ग्रीड से पूछता है कि ये क्या चीज है। तो ग्रीड उसे बताता है कि एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे पुराने दिनों में गालिया की मिलिट्री ने टेस्ट किया था। माइन बोलते कि अब कर्ज चुकाने का वक्त
वक्त आ गया है। फेट बोलता है कि हमें इससे लड़ना होगा। फेट उसको कून की स्टेट चेक करता है पर उसमें कुछ एरर आ रहा होता है, तो ग्रीड उसे बताती है कि अब इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर चिपक गए हैं, इसी की वजह से इसमें एरर दिखा रहा है। माइन बोलती है कि अभी वो बच्चा है तो हम इसे हरा सकते हैं। फेट बोलता है कि अभी वो बच्चा है, वो बड़ा नहीं हुआ और मुझे करना क्या होगा। तो माइन उसे बताती है कि जब तक उसके सोल उससे जुड़ा हुआ है तुम्हें उसके शरीर पे वार कर सकते हो पर वो मरेगा नहीं। वो बोलते हैं चलो अब लड़ाई करने का समय आ गया है और उड़कर उस कुकून पे हमला कर देते हैं। वो कुकून टूट जाता है और उसमें से एक रोबोट टाइप चीज निकलती है पर उसके अंदर भी एक लड़की होती है। फेट उसको देखकर बोलता है कि अरे अच्छा, तो यही एक कीमेरा है और इसके अंदर एक शख्स क्यों है, ये मेरी तरह दिखती है, उसकी आंखें भी लाल है। वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है तो माइन उससे बोलते हैं कि जल्दी से उसकी तरफ मत देखो। ग्रिड भी उसको बोलता है कि हाँ तुम उसकी तरफ मत देखो वरना हिल नहीं पाओगे। माइन बोलते चलो उसे खत्म कर देते हैं पर फेट उसे बोलते कि अगर मैंने उसे बोला तो वो हमेशा के लिए मेरी ताकत के अंदर कैद हो जाएगी और कभी आजाद नहीं हो पाएगी। पर माइन उसे बोलते कि उसकी शक्ल पर मत जाओ, वो दिखती इंसानों जैसी हो पर उसके अंदर एक मॉन्स्टर है, अगर भोले बने रहोगे तो हमेशा मारे जाओगे। फिर उन लोगों के बीच में होती है बहुत तगड़ी लड़ाई पर एंड में आके फेट उसको मार ही देता है। फेट उसे बोलता है कि मुझे इसको मारने में हमेशा वाली खुशी नहीं हो रही, बस अंदर ही अंदर एक दुख हो रहा है। तो ग्रीडो से बोलता है कि हाँ बात तो सही है, गलत हुए ना पर तुमने अपनी बिरादरी वाले को खा लिया। फेट माइन के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम उसे जानती थी। माइन उसे बताता है कि मैं इन सारी बातों को काफी सालों पहले ही भूल गई थी पर अगर कोई किमेरा बनता है तो मुझे उसे मारना ही पड़ेगा वरना और लोग मारे जाएंगे। फेट माइन में सोच रहा होता है कि अच्छा एक दिन इसकी जगह पे मैं भी हो सकता हूँ। फेट माइन को बोलता है कि हे माइन मैं तुमसे कुछ पूछना वो बोलता है कि अगर मैं कभी भी अपना होश खो दूं कि मैं तुमसे चाहता हूं कि प्लीज तुम मुझे मार देना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार बेकाबू हो गए तो सिर्फ तुम ही मुझे रोक सकती हो। माइन उसके पास आती है और उसको हक करके बोलती है कि ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसे ही करूंगा और उसको हक कर लेती है। फेट बोलता है कि मैं तो बेबीलोन की तरफ जा रहा हूँ, तुम अब क्या करोगे। तो माइन उसको बताते हैं कि अभी भी कुछ काम बाकी है, मैं अपने गाँव को फिर से बनाना चाहती हूँ। फेट वहां से जा ही रहा होता है पर माइन उसको बोलते है कि मुझे लगता है कि हम फिर से मिलने से पहले तो तुम मर जाओगे। पर फेट बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। फेट भी बेबीलोन पहुंच जाता है तभी उसे आवाज आती है कि रास्ते से हट जाओ, कैपिटल की मालकिन आ चुकी है। वो देखता है कि वहां पे लेडी रोक्सी आ चुके हैं इसलिए वो अपना मास्क लगा लेता है। वो उसको देख ही रहा होता है तभी उसके कान में आवाज आती है कि वो मरने वाली है और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। वो सोचता है क्या ये मेरा वहम था। एपिसोड 8 तो खत्म हो गया यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में फेट बोलता है कि बेबीलोन में कई तरह के वॉरियर्स इकट्ठे होते हैं जैसे कि मार्सेंडरीज, माहिर लड़ाकू रह चुके होली नाइट्स और होली नाइट्स के प्रति नफरत रखने वाले लोग भी। अगर तुम ताकतवर हो बेबीलोन में तभी तुम्हारी गलती को माफ किया जा सकता है वरना नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में उन्हें मॉन्स्टर से निपटने के लिए हर तरह की मदद की जरूरत होती है। वो बोलता है कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सीन चेंज हो जाता है, लेडी रोक्सी का सीन दिखाया जाता है। उनके पास एक बंदा आता है बोलता है मैं हूँ नॉर्दर्न अलिस्टेयर, 5 महान फैमिलीज में से किसी एक की सेवा कर पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है लेडी रोक्सी। तो लेडी रोक्सी बोलती है आप मेरे पिता की गैर हाजिर में बेबीलोन को संभाल रहे थे, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलिस्टेयर बोलता है नहीं, मैं सर मेसन को बचा नहीं पाया, उनकी सेवा करते हुए भी उन्हें बचा नहीं सका, मुझे माफ कर देना। लेडी रोक्सी हैरान होकर बोलती जब उनकी मौत हुई तो तुम उनके साथ थे। नॉर्दर्न बोलता है हाँ। लेडी रोक्सी से बोलती कि अपना सर उठाओ, मैं यहाँ हुक्म के चलते और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने आई हूँ, हमें मॉन्स्टर्स को मारकर लोगों की और गालिया की हिफाजत करने दीजिए। ये सब देखकर मीरिया बोलती है कि वो लेडी रोक्सी को प्यार भरी नजरों से देख रहा है, उनकी पवित्रता खतरे में है, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी म्यूगन उसे पकड़ लेता और बोलता है कि होली नाइट से पंगा लोग तो सर अलग कर दिया जाएगा। लेडी रोक्सी पीछे मुड़ते और बोलते हैं कि मीरिया और म्यूगन चलो इस शहर को घूमते हैं। फेट का सीन दिखाया जाता है। फेट बोलता है कि रहने के लिए 10 कॉइन और नाश्ते के लिए 1, कितने पैसे यहाँ पे ले आओ, फिर भी यहाँ पे कम ही रहते हैं। तब ग्रीड बोलते हैं कि फेट अपनी साइड में देखो, वो मैन मुझे अपनी तरफ बुला रही है। फेट बोलता है कि ये तो बड़ी महंगी लगती है। ग्रीड बोलता है ज्यादा कंजूस मत बनो। तभी बाहर एक बंदा आता है और बोलता है कि आपका स्वागत है, आपको कुछ चाहिए। पर जैसे वो फेट के कपड़े दिखते हैं तो फेट के कपड़ों को छूने लगता है। फेट बोलता है तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा बोलता है कि आग की गोली की करतूत है, नहीं शायद और भी गर्म चीज ने इसको फाड़ दिया है। फेट बोलता है आपको कैसे पता चला। वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो मैंने सही अंदाजा लगाया था। ग्रीड बोलता है कि इस बंदे की निगाह चील की तरह है, बिल्कुल हम इस पे भरोसा कर सकते हैं।
है, इससे मैन के बारे में पूछो। फेट बोलता है कि ये मैन मुझे खरीदनी है, इसकी कीमत क्या है? तो वो बंदा बोलता है कि तो बस दिखाने के लिए, अगर तुम्हारे मैन चाहिए तो मैं तुम्हारी तलवार के लिए दूसरी बना दूंगा, मुझे अपनी तलवार दिखाओ। तो फेट उसे अपनी तलवार दिखाता है। अब दुकान के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी तलवार तो बहुत लाजवाब है। ग्रीड बोलता है कि तुमने सुना, एक सुनारी सोने को परख सकता है, मैं इतना हूं ही महान कि मेरी महानता छुपाए भी नहीं छुपती। फेट बोलता है कि अच्छा, तो इसके मैन बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? वो बंदा बोलता है कि 500 गोल्ड कॉइन। फेट सुन के हैरान हो जाता है और दुकान से बाहर आ जाता है, कहता है रहने दो। फेट बोलता है कि अच्छा 500 कॉइन, यार ये तो बहुत लूट मची हुई है। ग्रीड बोलता है हमें पैसे बचा कर रखने चाहिए थे। फेट बोलता है कि बेबीलोन की महंगाई तो यार आसमान को छू रही है, पहले हमें रोज के खर्चे को निकालना होगा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और एक बंदा बोलता है, ओए मास्क वाले लड़के, हमारे साथ आओगे? वैसे भी तुम्हें मॉन्स्टर हंट में नाम कमाना है ना, तुम कैपिटल के लिए एक वॉलंटियर सोल्जर की तरह काम कर सकते हो। तो फेट बोलता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो बंदा बोलता है कि माफ करना, आपको हेक्स होली नाइट होंगे इसलिए आप अकेले काम करना चाहते हो और आप बहुत ताकतवर भी होंगे, हमने तो बस आपका हाल थोड़ा खराब देखा इसलिए आकर आपसे पूछो, और वहां से चले जाते हैं। फेट बोलता है कि टीचर दिखने के लिए माफ कर देना। ग्रीड बोलता है देखा, अगर तुम अच्छे कपड़े पहने होते वो उन जैसे लंगूर तुम्हें परेशान नहीं करते। फेट बोलता है अच्छा ठीक है, अब मैं अपने नए कपड़े लूंगा, आज बहुत सारा शिकार करूंगा। अब वो लोग शिकार के बीच में होते तो ग्रीड उसे बताता है कि हमने बॉर्डर पार कर लिया है। फेट बोलता है कि बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है। तो ग्रीड उसे बताता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मॉन्स्टर की लाशें हैं। ग्रीड बोलता है कि लगता है शायद भगदड़ मचने वाली है। तो फेट बोलता है कहाँ, तभी सामने से ओक्स का झुंड आ रहा होता है। तो ग्रीड उनके बारे में बताता है, ओक्स एक तरीके के मॉन्स्टर है जो गालिया में हर जगह फैले हुए हैं और वो बहुत समझदार है, इसलिए वो मिलकर काम करते हैं। उनकी संख्या लगभग 50 होंगी। मैं कहूंगा इनसे लड़ना मतलब इंसानों से लड़ना जैसा। फेट बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब वक्त आ चुका है जो मुझे आरोन ने सिखाया था उन सबका इस्तेमाल करने का। वो ओक्स पे हमला करने वाला होता है, तभी इंसानों को एक झुंड आ जाता है और ओक्स पे हमला कर देता है। फेट वहां पे खड़े होकर देख रहा होता है। तो ग्रीड बोलता है कि पागल होके जे क्या कर रहे हो, जाकर उनके किल चुराओ ना। तो फेट बोलता है तो बदतमीजी होगी। ग्रीड बोलता है कि शिकार करने में कोई भी तमीज नहीं होती। तभी वहां पे एक और ओक्स का झुंड हमला कर देता है। तो फेट बोलता है मुझे किसी के किल चुराने नहीं पड़ेंगे। ग्रीड भी बोलता है हाँ, अब तुम्हारे पास हीरो बनने का वापस से समय आ गया, और वो सारे ओक्स को मार देता है। ग्रीड उससे बोलता है ये क्या हुआ? फेट उसे बताता है कि मैंने इतने सारे ओक्स को मार दिया, तब भी मेरी ग्लूटोनी स्किल्स में कुछ हलचल नहीं हो रही। तो ग्रीड उससे पूछता है जब तुमने हानियल को मार था उसके बाद से कुछ हलचल नहीं हो रही? फेट उसे बोलता है हाँ, क्या आरोन मुझे इसी के लिए वो सब सिखा रही थी? ग्रीड बोलता है कि जल्दी से इन सबके कान ले लो और जाके शहर में इनको बेच आओ। फेट उन सबके कान लेके बेचने के लिए आ रहा होता है। लोग बाग उसे देख के बहुत हैरान हो रहे होते, कह रहे होते कि तो दो पार्टियों के मिलके तभी इतने सारे कान आ सकते हैं और इसने काम अकेले कर दिया। फेट उसके सामने कान रखता है और बोलता है कि मुझे इन सबके पैसे दे। तो वो लड़की कहती है कि मैं इन्हें अभी गिन कर देती हूँ, पर तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और बोलता है कि ओए हमारा माल क्यों चुरा रहा है? ग्रीड बोलता है कि अगर फेट वहां नहीं होता ना तो तुम सबका वहां पे कुकुम्बर निकल जाता। वो बंदा बोलता है कि सारा माल मेरे हवाले कर दे। फेट बोलता है मैं आखिरी मौका देता हूँ पीछे हटने का, पर वो सब नहीं मानते और फेट पे हमला कर देते हैं। एक एक करके फेट सबको हरा देता है और अपने पैसे लेके वहां से जा रहा होता है। पर लेडी रोक्सी तो पीछे से बोलते है क्या ये सब तुमने किया, तुम इन सबके जिम्मेदार हो? लेडी रोक्सी को हालात समझ आ जाती है तो वो बोलती है अच्छा, पहले उन्होंने तुम पे हमला किया इसलिए तुमने उन पे हमला किया? तो फेट बोलता है हाँ, मैंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में हमला किया, अब मेरा क्या होगा? तो लेडी रोक्सी बोलते कुछ नहीं, मैं इस बार तुम्हें माफ कर देती हूँ। और पीछे मुड़कर गुंडों को भी बोलती है कि अच्छा, मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगी लेकिन तुम्हें एक रात हवालात में बिताने होंगे। लेडी रोक्सी फेट को कुछ बोलते हैं पर फेट सुन नहीं रहा होता, वो कुछ सोच रहा होता है। मीरिया उसे बोलती है कि लेडी रोक्सी तुम्हें कुछ बोल रही है और तुम उसे सुन नहीं रहे हो और तुमने मास्क भी लगा रखा है, इसको उतारो। वो उसकी मास्क उतारने की जबरदस्ती कर रही होती है तो म्यूगन बोलता है फालतू बातें मत करो। लेडी रोक्सी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो फेट से माफी मांगते और बोलते कोई परेशानी खड़ी मत करना और थोड़े अच्छे से कपड़े बदल लो। ये बात सुनकर तो फेट वहां से भाग जाता है। फेट बाहर आ जाता है तो ग्रिल उसे बोलता है कि देखो अब लेडी रोक्सी ने भी बोल दिया, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और अच्छे कपड़े पहन लेना चाहिए और तुम्हें मेरे लिए मैन खरीदनी चाहिए। तो फेट बोलता है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें पहले कमाने होंगे। तभी वहां पे वो दुकान का बंदा आ जाता है और बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने गिल्ड में सारे गुंडों को हरा दिया, क्या तुम लड़ाई करते हुए मेरी गियर पहनना चाहोगे? फेट बोलता है कि इतनी जल्दी इसकी खबर बन भी गई? वो बंदा बोलता है कि अरे मैंने अपना नाम तो बताया नहीं, मेरा नाम है जेट और मैं 3 महीनों से गियर की दुकान चला रहा हूँ। अब वो लोग दुकान के अंदर आ जाते तो फेट उसे बोलते कि अच्छा, तो अभी तुमने नाम नहीं बनाया इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन के तुम्हारा प्रमोशन करूँ? तो वो बंदा कहता है कि हाँ, मुझे किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो कि मेरे गियर्स को पहन के मेरा नाम बढ़ा सके, तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? फेट बोलते हैं कि हाँ, इस ऑफर को मना करने की कोई वजह नहीं है। वो उसे अपने कपड़े पहना देता है और बाद में बोलता है लाओ 800 रुपए दे दो। फेट बोलता है मुझे तो लगा ये फ्री था। फेट बोलता
बोलता है कि जैसे ही मैं पैसे कमा रहा हूँ उतनी तेजी से मेरे पैसे जा रहे हैं। अब उसको भूख लगने लगती है तो वो एक पब में चला जाता है। वहां पे एक लड़की होती है जिसे देख के उसकी नजरें नहीं हट रही होती। फेट बोलता है यार ये क्या बला है। वो लड़की फेट के पास आती है और बोलती है मुझे तुम्हारा इंतजार था फेट। फेट बोलता है कि मैंने तो मास्क पहन रखा है फिर भी इसने मुझे कैसे पहचाना। वो लड़की बोलते है मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ इसलिए छुपना छुपाना मेरे सामने नहीं चलेगा, मैं हूँ एरिस। अब वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं तो वो किसी बोलती है अपना मास्क उतार लो, वैसे ही मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। तभी एरिस की थोड़ी स्किल्स उस पर लगने लगती है तो एरिस बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरे इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। फेट बोलता है कि तुम मेरा काफी समय से इंतजार कर रही थी, इसका मतलब क्या है। तो एरिस उसे बताती है कि जब तुम कैपिटल में थे ना मैं तुम्हारा तभी से इंतजार कर रही थी। जब तुम्हारी ग्लूटोनी स्किल्स जागी तो मैंने तुमसे मिलने का सोचा पर मैंने इसे आगे के लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी कभी ना कभी तो ग्रीड से मुलाकात होगी। फिर बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें ग्रीड के बारे में पता है तो तुम्हें माइंड के बारे में भी पता होगा। तो एरिस बोलती है हाँ लेकिन मेरी उससे ज्यादा बातें नहीं होती, मैं दूसरी पीढ़ी की हूँ, मैं पहली पीढ़ी वालों से ज्यादा अच्छे से जानती नहीं। फेट बोलते पहली लड़की है तो एरिस बोलती है हाँ मेरी व्रैत वालों से इतनी ज्यादा बनती नहीं है। और हाँ माइंड से याद आया कि तुमने हैनियल को खत्म कर दिया, उसके लिए बधाई हो, वैसे भी वो एक सरदर्दी था। तो फेट बोलते यार तुम्हें तो सच में सब कुछ पता है। एरिस बोलते मुझे सब कुछ तो नहीं पता पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस खून को वहां पे फेंका किस। एरिस बोलते कि चलो अब ये सब छोड़ो सीधा काम की बात पर आते हैं। फेट बोलता है कि हैं तो अब तक हम सारी बातें क्या कर रहे थे। एरिस उसे बोलते कि डेडली सिन के साथ साथ होते हुए मैं एक किंगडम की गार्डियन भी हूँ, मेरे लिए किंगडम के काम लोगों से ऊपर है, सीधा कहूँ तो मैं उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही हूँ। तो फेट बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। एरिस उसे बोलते कि मेरे को पता है लेडी रोक्सी गालिया में मरने वाली है। फेट को गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कैसा बेहुदा मजाक है, तुम चाहती हो कि लेडी रोक्सी मर जाए। एरिस बोलते हैं लेडी रोक्सी की मौत से हमें बहुत फायदा होगा। तो फेट बोलता है कि उनकी मौत से किसी को फायदा नहीं होगा और वहां से चला जाता है। एरिस बोलते हैं कि प्लान तो शुरू हो चुका है, एपिसोड 9 खत्म हो चुका है, अब एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नॉर्दर्न लेडी रोक्सी से बोलता है कि जिस फोर्स को हमने गाली से सामान लाने के लिए भेजा था उससे हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया है। तो लेडी रोक्सी बोलते हैं कॉन्टेक्ट टूट गया इसकी कोई वजह पता है। नॉर्दर्न बोलता है कि नहीं। लेडी रोक्सी बोलते कि अच्छे तो बताओ उनका कॉन्टेक्ट कहाँ टूटा। नॉर्दर्न उन्हें बताता है कि ग्रेट रवाइन में। लेडी रोक्सी बोलती है कि हम उन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं। में फेट बोलता है कि मैजिक क्रिस्टल। तो जेड बोलता है कि हाँ इस तलवार की मैन बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी पर हाल ही में उनका मिलना मुश्किल हो गया है। तो फेट बोलता है इनका माल भी नहीं आ रहा। जेड उसे बताता है कि रॉयल आर्मी मैजिक क्रिस्टल की सप्लाई पर नजर रखती है इसलिए मुझे नहीं पता। ग्रीड फेट से बोलता है कि हमें क्रिस्टल को लेके ही आना होगा। तो फेट जेड से पूछता है कि मैं क्रिस्टल लेके आ जाऊंगा, मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे। जेड बताता है कि वो गालिया में मिलेंगे। ग्रीड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है हम आसानी से लेकर आ जाएंगे। फेट बोलता है कि ठीक है मैं लेकर आ जाऊंगा। जेड बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। अब वो उस नक्शे में बता रहा है कि ये वही नक्शा है जो मेरे मास्टर मटेरियल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते। ग्रीड बोलता है कि ठीक है मतलब हमें हमारी म्यान को बनाने के लिए नए सफर पर निकलना होगा। वो लोग सफर में बहुत सारे मॉन्स्टर से भी मिलते हैं और उनको मार भी देते हैं। लेडी रोक्सी का सीन दिखाया जाता है। मीरिया उनको बुलाती है और बोलती है कि लेडी रोक्सी ये देखिए। पीछे से नॉर्दर्न ने बोलता है कि हाँ यहाँ पे कंपास काम नहीं करते। मीरिया बोलती है तो हम ग्रेट रिवाइन के रास्ते का पता कैसे लगाएंगे। तो म्यूगन बोलता है कि चांद और सितारों की पोजीशन से हम दिशा का पता लगाते हैं लेकिन आज तो बादल छाए हुए हैं। लेडी रोक्सी बोलती है हाँ चांद भी नहीं दिखाई दे रहा। लेडी रोक्सी ने बताती है कि जहाँ पे ओर्स की संख्या ज्यादा होती है वहाँ पे गालिया का रास्ता होता है थोड़ा बहुत। तो म्यूगन बोलता है कि फिर तो बस हमें ओर्स का पीछा करना है और हमें गालिया में जाने की दिशा मिल जाएगी। तो लेडी रोक्सी बोलते हैं कि इसमें थोड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ पे ओर्स के अलावा और भी बहुत सारे मॉन्स्टर है, यहाँ पे क्राउन बीस्ट भी होते हैं, हमें बहुत ध्यान से जाना होगा। फेट का सीन दिखाया जाता है। ग्रीड से बोलता है कि काफी समझदार हो गए हो। तो फेट बोलता है कहना क्या चाहते हो। ग्रीड बोलता है कि योद्धा को लड़ाई करने से पहले आराम करना चाहिए। फेट बोलता है चुप करो और आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने पे वो एक जगह पे आ जाता है जो कि पूरी सफेद होती है। तभी उसके सामने वही लड़की आती है जिसको उसने मारा था। वो लड़की कुछ बोल रही होती है पर वो उसे सुन नहीं पा रहा होता क्योंकि वहां पे हल्ला बहुत ज्यादा होता है। वो कहना क्या चाहती थी अचानक से वहां का वातावरण बदल जाता है और खून ही खून आ जाता है। कुछ लोग फेट को नीचे खींच रहे होते हैं पर वो फेट का एक सपना होता है। फेट उठकर बोलता है कि वो क्या था और वो ये भी बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर की मौजूदगी हो रही है। ग्रीड उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, ये कोई क्राउन बीस्ट है। फेट बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्रीड बोलता है कि अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करो ना। वो अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि वहां तो छिपकलियां है और वो पूरी 4 है। वो कहता है कि तो बहुत आसान है और वो सारी छिपकलियों को मार देता है। लेकिन रोक्सी का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है पर उनपे बहुत सारी छिपकलियों ने हमला कर दिया होता है। वो कहती है कि नॉर्दर्न कहाँ है। वो नॉर्दर्न की तरफ देखती है पर उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मीरिया बोलती है कि अगर लेडी रोक्सी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस छिपकली पे हमला करती है पर उस छिपकली को कुछ नहीं होता और उसको पीछे धकेलती है। म्यूगन कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम छिपकली के ऊपर जादू की तलवार मारोगे तो उसे कुछ नहीं होता है। लेडी रोक्सी से
बचा रही होती है, पर तभी एक छिपकली उस पर हमला करने वाली होती है, पर फेट आके उसे बचा लेता है और बोलता है कि यहाँ पे और भी है, और फेट सारी छिपकलियों को वहां पे मार देता है। लेडी रॉक्सी बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्र है, तुमने मेरे और सैनिक मरने से बचा लिए और तुमने मीरिया की भी मदद की। मीरिया बोलते कि मैंने इसे थोड़ी ना मदद मांगी थी, और लेडी रॉक्सी आपकी हिफाजत तो मुझे करनी थी। म्यूगन बोलता है कि बेवकूफ, थोड़ी तो शर्म करो, उससे तुम्हारी जान बचाइए। म्यूगन बोलता है कि हम फिर से मिल गए, मैं हूँ इस यूनिट का कैप्टन, मेरा नाम है म्यूगन। लेडी रॉक्सी बोलती कि यह है नॉर्दन और अब ये बेबीलोन की सुरक्षा कर रहा है। नॉर्दन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। फेट बोलता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे अभी एक बात की बहुत चिंता हो रही है, और वो एक छिपकली के ऊपर निशान दिखाता है। लेडी रॉक्सी पास जाकर बोलती है कि हाँ, इस वाली छिपकली के पास भी ऐसा ही निशान है। मीरिया बोलती है कि चारों छिपकली पर एक ही निशान है। फेट बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। म्यूगन उसे बताता है कि आमतौर पर क्राउन ब्रेस कभी साथ में काम नहीं करते। मीरिया बोलती है कि मुझे ऐसा लगा वो लोग लेडी रॉक्सी के पीछे थे। लेडी रॉक्सी बोलती है कि मुझे लगता है बस ये जरूर कोई इत्तेफाक होगा। पीछे से नॉर्दन बोलता है कि पता नहीं गालिया में क्या हो रहा होगा, जबकि डिवाइन ड्रैगन भी जाग चुका है अपने घोंसले से। वो लोग ग्रेट रिवाइन पहुंच जाते हैं तो फेट बोलता है मदद पाकर खुशी हुई। म्यूगन बोलता है कि किस्मत की बात है, हम एक ही तरफ जा रहे हैं। लेडी रॉक्सी हाथ आगे बढ़ाते और बोलते मैं तुम्हारी दुआ करूंगी कि तुम्हारी जर्नी अच्छी जाए। फेट उनसे हाथ मिलाने के लिए घबरा रहा होता है क्योंकि वो उनका दिमाग पढ़ सकता है, पर जल्दी से मीरिया आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और फेट उसका दिमाग पढ़ लेता है। मीरिया मन में कह रही होती है कि मेरी लेडी रॉक्सी की हिफाजत तो मैं ही करूंगी, निकल जा कीड़े यहाँ से। लेडी रॉक्सी बोलती है कि इसकी तरफ से मैं माफी मांगती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। फेट एक जगह पे आ जाता है और बोलता है कि यहाँ की हवा तो बहुत ताजी और अच्छी। ग्रीड बोलता है कि शायद ये लड़ाइयों का असर होगा जो कि यहाँ पे पहले हुई थी। अब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फेट एक चीज को देखता है, वहां पे एक मॉन्स्टर पत्थर में जमा हुआ होता है। ग्रीड उसे बोलता है कि इसका इस खास माहौल से कुछ लेना देना होगा। फेट आगे बढ़ रहा होता है और उसको एरिस दिखाई देती है। वो एरिस की तरफ जाता है पर एरिस तो वहां से निकल जाती है। ग्रीड उसको बोलता है कि उधर देखो। वो उधर देखता है और वहां पे हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पे कीमेरा होता है। वो कहता है ये हिल नहीं रहा है, तो ग्रीड उसे बोलता है कि ये कोई प्रोटोटाइप होगा और इसमें कोर भी नहीं है, शायद इसे प्राचीन लड़ाइयों में इस्तेमाल किया गया होगा और बाद में इसे दफन कर दिया गया होगा, और फिर जमीन खिसकने के बाद उसका सर बाहर आ गया। फिर बोलता है कि फिर तो यहाँ पे और भी जमीन खिसकी होगी। वो आगे जाके देखते तो वहाँ पे 3 जमीन खिसकी होती है। वहाँ पे 3 प्रोटोटाइप होने चाहिए थे पर वहाँ पे 2 गायब होते हैं। फिर समझ जाता है कि ये जरूर एरिस की चाल होती है। तभी उसे वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर बोलता है कि वो तो ईस्ट की तरफ से आ रही है और वहीं पर ही लेडी रॉक्सी गई। लेडी रॉक्सी का सीन दिखाया जाता है जिनके ऊपर 2 प्रोटोटाइप हमला कर रहे होते हैं। मीरिया बोलते हैं कि मैं लेडी रॉक्सी की जान बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और उस पर दोनों प्रोटोटाइप हमला कर देते हैं, पर म्यूगन उसे आगे बचा लेता है और म्यूगन को चोट लग जाती है। फेट भी वहां पे आ जाता है और एक प्रोटोटाइप पे हमला कर देता है। फेट बोलता है कि तुम ठीक तो हो। लेडी रॉक्सी बोलती कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन म्यूगन मीरिया को बचा रहा था और उसको चोट लग गई और नॉर्दन की भी हालत खराब है। ग्रीड बोलता है कि इसकी रिजनरेशन की स्पीड तो हैनियल से बहुत ज्यादा ही कम है। फेट लेडी रॉक्सी को बोलता है कि इन्हें कीमेरा कहा जाता है और इनकी कोर से इनकी कमजोरी होती है। आप उस मॉन्स्टर को देख रहे हो ना, वही इसका कोर है। अगर हम उसे मार देंगे तो फिर बाद में हिलडुल नहीं सकेंगे। वो दोनों ही उन दोनों कोर्स पे हमला कर रहे होते हैं तो ग्रीड बोलता है वो हमें दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बुरा है। फेट लेडी रॉक्सी के साथ लड़ रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि मैं पहली बार लेडी रॉक्सी के साथ मिलकर लड़ रहा हूँ और ये माइन और आरोन से तो अच्छा ही लग रहा है। वो दोनों उनमें से एक कीमेरा को मार देते हैं पर एक कीमेरा उनको एक गड्ढे में फेंक देता है। फेट बेहोश हो जाता है। ग्रीड उसे बोलता है फेट तुम उठ गए। फेट कहता है कि अच्छा तो हम वहां से नीचे गिरे थे। फेट ने मास्क नहीं लगा रखा होता और उसकी गोदी में लेडी रॉक्सी सो रही होती है। वो कहते कि अरे यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपने मुंह को छुपा लेता है क्योंकि लेडी रॉक्सी उठ जाती है। वो उठने की कोशिश कर रही होती है पर वो उठ नहीं पाती। लेडी रॉक्सी कहती है अगर मैं थोड़ा सा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फेट बोलता है कि ये हुई ना खोरी नाइट वाली बात। फेट बोलता है कि अगर जमीन नहीं किसकी होती तो हमने उसकी मेरा को हरा ही दिया होता। लेडी रॉक्सी बोलती है कि मेरा क्या होता है। फेट ने बताता है कि एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है जो कि गालिया में 4000 साल पहले बने थे। लेडी रॉक्सी बोलती है कि मुझे जानना है तुम्हें कीमेरा के बारे में किसने बताया। फेट बोलता है कि इसके बारे में मुझे गालियन ने बताया। तो लेडी रॉक्सी बोलती है कि अच्छा एक जवान सी लड़की जो कि हाथों में कुल्हाड़ी लेके घूमती है, मैंने उसे बहुत बार अपने इलाके में देखा है और बेबीलोन की लोड के ऊपर उसने अपने कुल्हाड़ी से वार किया था। फेट बोलता है कि हाँ बड़ी खतरनाक लड़की लगती है। लेडी रॉक्सी बोलती है कि अफवाह है कि वो एक स्कल मास्क वाले पहने जैसे जवान आदमी के साथ घूमती है। फेट बोलता है कि अच्छा ठीक है देखो मत, हाँ मैं ही हूँ जो उस लड़की के साथ सफर कर रहा हूँ। लेडी रॉक्सी उसको देख रही होती है तो फेट बोलते कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लेडी रॉक्सी बोलते कि जो मैं देखकर मुझे किसी अपने की याद आती है, पर ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ ही है। अब जब हम बिछड़ गए हैं तो मैं सोच रही हूँ क्या वो वहाँ पे खुश होगा। तो फेट बोलते कि हाँ वो खुशी होगा, उसके पास तुम जैसे इतनी अच्छी लड़की है जो उसकी चिंता करती है। लेडी रॉक्सी बोलते कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी फेट
को भूख नहीं लगती है और उसकी आंखों का कलर बदलने लगता है। लेडी रॉक्सी बोलती है कि तुम्हारी आंखों का कलर बदल रहा है। फेट वहां से भाग जाता है और बोलता है कि बुरा हुआ। तभी वहां पे उसके ऊपर वो किमेरा हमला कर देता है। फेट उस किमेरा को भी मार देता है। वो कहता है कि अच्छा, अब तो मुझे पता चल गया कि लेडी रॉक्सी के पीछे कोई तो पड़ा है उनकी जान लेने के लिए। लेडी रॉक्सी आ जाती है वहां पे, तो फेट बोलता है आप चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने इस किमेरा को हरा दिया। पर वहां पे जमीन खिसकने वाली होती है, इसलिए फेट लेडी रॉक्सी को बचा लेता है। वो देखते हैं कि म्यूगन और मिरिया उन लोगों को बचाने आ गए। एपिसोड 10 खत्म हो चुका है। वो एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लेडी रॉक्सी बोलते कि अब अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देती हूँ। तो फेट बोलता है मैंने कुछ किया है क्या? मीरिया वहां पे आती है और बोलती है प्लीज मासूम मत बनो, तुमने लोगों के साथ झगड़ा किया है और उनकी प्रॉपर्टी तोड़ी है। तो फेट बोलता है कि मैंने तो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले मुझ पे हमला किया। तो लेडी रॉक्सी बोलती है कि फिर भी मैं अहिंसा नहीं सहन कर सकता। फेट बोलता है कि तो मैं क्या करूं? लेडी रॉक्सी बोलती है कि तुम रॉयल आर्मी को ज्वाइन कर लो, ऐसा करने से घमंडी वॉरियर भी तुमसे पंगा लेने से डरेंगे। तो फेट बोलता है मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर मैं ये सब नहीं करने वाला। लेडी रॉक्सी बोलती है कि मुझे पता था तुम यही जवाब दोगी। लेडी रॉक्सी बोलते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। फेट बोलता है कि मुझे मंजूर नहीं और अपनी तलवार निकाल लेता है। लेडी रॉक्सी बोलते है कि तुम बिना मैन निकाले ही तलवार से लड़ोगे, अगर टूट जाए तो नाराज मत होना। फेट बोलता है कि मेरी तलवार एक खास तरीके से बनी है, इसलिए कोई बात नहीं। और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर फेट सीरियसली नहीं लड़ रहा होता। तो लेडी रॉक्सी से बोलती है अगर अपनी पहचान तुम्हें छुपा के रखनी है ना तो सीरियसली लड़ाई करना शुरू करो। तो फेट बोलता है ठीक है, जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। फेट अपनी ताकत को निकाल लेता है और वह होली सोर्ड की ताकत को इस्तेमाल कर रहा होता है। लेडी रॉक्सी बोलती है अरे तुम तो होली नाइट भी नहीं हो और तुम्हारे पास होली सोर्ड भी नहीं है, फिर भी तुम होली सोर्ड की शक्ति को कैसे यूज कर पा रहे हो? तो फेट बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरी तलवार बहुत खास है, असल में एक वेपन एड ऑन है जो होली सोर्ड की टेक्निक को सुधारता है। ये मैजिक क्रिस्टल से बनी हुई है जो कि मैं ग्रेट रवाइन से लेकर आया था। तो लेडी रॉक्सी बोलते हैं अच्छा, अगर तुम्हारी तलवार इतनी ताकतवर है तो मुझे लगता है तुम पहले एक होली नाइट रह चुके हो। तो फेट बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आम योद्धा हूँ। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फेट लेडी रॉक्सी पे भारी पड़ रहा होता है। तो मीरिया बोलते है क्या लेडी रॉक्सी हार जाएगी? लेडी रॉक्सी हिल रही होती है पर तभी उनका पेंडेंट बाहर आ जाता है। फेट का ध्यान उनके पेंडेंट पे होता है क्योंकि फेट ने उन्हें दिया होता है। इसी मौके का फायदा उठा के लेडी रॉक्सी फेट को हरा देती है और बोलती तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मीरिया बोलती कि मुझे तो पता था, लेडी रॉक्सी इस चिरकुट से तो कभी हार ही नहीं सकती। लेडी रॉक्सी फेट को बोलती कि तुम अचानक से इतने शांत कैसे हो गए? फेट बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं ऐसा ही हूँ। लेडी रॉक्सी बोलती है मुझे पागल मत बनाओ। फेट बोलता है कि अच्छा चलो जो भी हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेडी रॉक्सी बोलती कि सुनो, तुम्हारी तलवारबाजी का तरीका क्या तुमने सर आरोन से सीखा है? मैंने भी उनसे ट्रेनिंग ली थी गालियत जाते वक्त। मुझे तुम्हारे हमला करने के तरीके और चाल से उनकी याद आती है। सर आरोन ने मुझसे कहा था कि एक मुसाफिर से मिलने के बाद जो गालियत जा रहा था उसने मुझे हिम्मत दी और मैंने वापस से तलवार उठाने का फैसला किया। और उन्होंने कहा उस मुसाफिर में इतनी ताकत है कि वो खुद उसके सामने कमजोर पड़ गए थे। लेडी रॉक्सी बोल रही थी कि अगर तुम वो हो तो, पर तभी फेट उनकी बात काट देता और बोलता कि अगर मैं वो हूँ भी तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें गालिया में खुद की हिफाजत पर ध्यान देना चाहिए। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फेट जाते हुए सोच रहा होता है कि लेडी रॉक्सी कितनी ईमानदार और दयालु है, उनकी खुद की जान खतरे में होने के बाद भी उन्हें मेरी फिक्र है। तभी उसे म्यूगन की आवाज आती है और बोलती है कि तुमने कमाल कर दिया, मैंने देखा तुम लेडी रॉक्सी के साथ कितने अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। फेट बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। म्यूगन बोलता है कि तुम सही था किमेरा के बारे में, मेरे स्वर्गवासी पिता और मेरी बेटी किमेरा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो फेट बोलता है कि हमें उससे जाकर मिलना चाहिए। म्यूगन बोलता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी रायने का सीन दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वेलरिक्स ब्रदर के बीच में क्या चल रहा है? रायने कहती है कि हार्डो मर गया, शायद उसकी वजह से वो लोग पगला गए। अफवाह भी कहते हैं कि वो पूरे दिन अपने घर में बैठकर फिलोसफर स्टोन के बारे में पढ़ाई करते रहते हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि फिलोसफर स्टोन, तो उसकी दोस्त उसे बताते हैं कि हाँ वो उन्होंने एक ट्रिप पे जाके उसको ढूंढा था। रायने फिलोसफर स्टोन के बारे में एक बुक में पढ़ती है, उसमें हमें फिलोसफर स्टोन के बारे में बताया जाता है कि वो किसी भी घाव को भर सकता है और साथ ही अपने ओनर को अच्छी ताकत देता है और उसे बहुत मजबूत बनाता है, पर उसकी कीमत भी है, वो अपने ओनर का माइंड और उसकी बॉडी को काबू में कर लेता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? फेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेड पे बैठकर सोच रहा होता है कि मैं उतना ताकतवर कैसे बनूंगा, पर तभी उसे एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है और लेडी रॉक्सी भी चौकन्ना हो जाती है। उसके पास नॉर्दन आता है और बोलता है कि वहाँ बड़ी भगदड़ मची है जो डेथ मार्च कर रहा है। लेडी रॉक्सी जल्दी से एक सेना को तैयार करती है और बोलती है हम गालिया जा रहा है। वो गालिया के लिए निकल जाती है। फेट का सीन दिखाया जाता है। ग्रिल उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से हीरो बनने वाले हो? तो फेट उसे जवाब देता है कि नहीं, अगर ये सब
सब डेथ मार्च कर रहा है तो लेडी रोक्शी उससे निपट लेगी। वो अपनी भूख को जगा लेता है तो ग्रीड बोलता है तुम अब इसको अच्छे से संभाल पा रहे हो, हमें तैयार रहना होगा, हमें पता करना होगी क्या चल रहा है और उसको तुरंत रोकना होगा। ग्रीड बोलता है कि रॉयल आर्मी की तरफ कुछ आ रहा है। फिर बोलता है कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, पर जब वो अपनी आंखों से देखता है तो वो बोलता है अरे ये तो नीचे से आ रहा है। ग्रीड उसे बोलता है कि वो एक वेल की रफ्तार से चल रहा है और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो रॉयल आर्मी के करीब बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ग्रीड बोलता है कि लेडी रोक्शी और रॉयल आर्मी का ध्यान अभी डेथ मार्च पे है और अगर उन पे अचानक से हमला होता है तो मुसीबत आ जाएगी। फेट बोलता है कि तुम्हें पता है ना ग्रीड हमें क्या करना है और वो उस स्लाइम के ऊपर हमला करके अपनी तरफ बुला लेता है। फेट बोलता है कि अब हम बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है, पर वो उसके ऊपर देखता है कि उसके पास भी वही निशान होता है जो उन चिपकलियों के पास होता है। फेट बोलता है कि अब तो हम इसका पर्दाफाश करके रहेंगे और वहां से कूद जाता है। कूदते हुए फेट सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने पहले वाले टाइम में होता तो मैं कभी इतनी ऊंचाई से नहीं कूद पाता। फेट और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है पर वो स्लाइम उस पर एसिड फेंकने लगता है। फेट बोलता है ये एसिड ड्रेन क्यों कर रहा है, इसकी महक बहुत गंदी है। तो ग्रीड बोलता है कि संभल कर रहना, अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम मर जाओगे। फेट बोलता है कि हम इससे करीब से नहीं लड़ पाएंगे। ग्रीड उसे एक बार और बताता है कि अगर तुमने इसे काटा और अगर इसने अपना एसिड फैला दिया तो ये तुम्हारी हड्डियां तक फैला देगा। अब उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है और वो स्लाइम जमीन के अंदर चला जाता है। फेट भी उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है और जाकर देखता है पर वो स्लाइम जिंदा होता है। तभी वो ऊपर उठ के देखता है तो उसके जैसे एक बंदा वहां पे खड़ा होता है। फेट बोलता है कि मेरे जैसा भेस बदलने वाला मास्क। फेट बोलता है कि जरूर एरिसी होगी और उस पर हमला कर देता है। ग्रीड उसे बताता है कि ये मोर्टल सिन का वेपन है ब्लैक गन एनवी। वो उस पर हमला कर देता है पर वो देखते कि वो तो एरिस है ही नहीं। वो बंदा बोलता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। फेट और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है पर वो ग्रीन मास्क वाला बंदा फेट पे भारी पड़ रहा होता है और एक टाइम पे आके वो उसको हराने ही वाला होता है। फेट बोलता है कि वो बहुत ताकतवर है। वो ग्रीन मास्क वाला बंदा बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। फेट अपनी ताकत से बोलता है कि ग्लूटोनी स्किल्स, मुझे वो सारी ताकत दो जो मुझे चाहिए और वो ताकतवर बन जाता है। उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है पर इस बार फेट उस ग्रीन मास्क वाले बंदे पे हावी हो रहा होता है। फेट उस ग्रीन मास्क वाले बंदे का मास्क हटा देता है तो वो बोलता है तुम तो नॉर्दर्न हो। वो ग्रीन मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम आधे सही हो और फ्लूट बजाने लग जाता है। फेट बोलता है फ्लूट क्यों बजा रहे हो। वो लड़का बोलता है कि तुम जल्दी ही देखोगे। उसके फ्लूट बजाने से डिवाइन ड्रैगन भी आ जाता है तो ग्रीड फेट को बताता है कि वो ड्रैगन वेस्ट की तरफ जा रहा है जहाँ पे लेडी रोक्शी है, हमें उसे बचाना ही होगा। फेट उसे बचाने के लिए जा रहा होता है पर वो ग्रीन वाला बंदा बोलता है कि अब हम दोनों इस लड़की को मारना चाहते हैं तो उसे बचाने के लिए अपना पूरा दम लगा दो और उसको जाने से रोक भी रहा होता है। वो ड्रैगन लेडी रोक्शी के पास पहुंच ही जाता है और उस पर लेजर बीम का हमला करने ही वाला होता है पर फेट उस पर अपनी पूरी जान लगा के उन्हें बचा लेता है। लेडी रोक्शी बोलते है क्या तुम फेट हो। तो फेट बोलता है हाँ, बहुत समय बाद मिली लेडी रोक्शी, मैं आपके भागने के लिए समय निकालता हूँ, आप यहाँ से भाग जाना। एपिसोड 11 तो खत्म हो गया, एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फेट बोलता है कि मैंने आपसे अभी तक झूठ बोला उसके लिए माफ कर देना और जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए आपका शुक्रिया। और आगे जाके ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। ड्रैगन से फाइट करने के साथ वो उस ग्रीन मास्क वाले बंदे के साथ भी फाइट कर रहा होता है। वो ग्रीन मास्क वाला बंदा बोलता है कि तू बहुत चालाक है, तूने डिवाइन ड्रैगन पे ऐसी कौन सी आर्ट यूज की जो मैंने आज तक नहीं देखी। अब उन दोनों के बीच में अच्छी लड़ाई चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं पर तभी वो लड़का फेट के हाथ काट देता है और बोलते है अब तेरा खेल खत्म। एरिस ने मुझे बोला था कि उसे तुझसे बहुत उम्मीद है पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो तूने मुझे दर्द पहुंचाया उसकी तो तुझे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और वो फेट को मारने ही जा रहा होता है पर फेट पीछे से उसके सीने में तलवार घुसा देता है। वो बंदा बोलता है कि ये तूने कब किया। फेट उससे बोलता है कि मुझे पता था, तो खुद को जीता हुआ समझकर तू मुझे हल्के में लेगा। वो लड़का बोलता है कि तुमने मुझे मारने के लिए अपने हाथ गवा दिए। तो फेट बोलता है कि ये तो बस एक जुआ था, अब मेरे हाथ को अपने साथ ले जाओ और उसके दो हिस्से कर देता है। पर वो वापस से उस व्हाइट स्क्रीन में आ जाता है। फेट बोलता है कि मैं तो यहाँ पे पहले भी आया हूँ, मुझे ये जगह याद आ रही है। पीछे से आवाज आती है कि मैंने तुम्हें इतनी चेतावनियां दी। फेट उस लड़की को देखकर बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो हानियल के कोर में थी। वो लड़की बोलते है कि मेरा नाम है लूना और शुक्रिया। फेट बोलता है कि तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो। वो लड़की बोलते है कि मुझे मारने के लिए, इतनी उदास मत हो, शायद तुमने वो मेरे भले के लिए ही किया था लेकिन मुझे माफ करना। फेट बोलता है कि अब तुम क्यों माफी मांग रही हो। वो लड़की बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और तभी उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है। फेट बोलता है कि अच्छा तो तुम ही से रोके हुई थी, ग्लूटोनी स्किल जो मेरे अंदर शांति तुमने उसको रोक रखा। लूना बोलते है कि अब मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो फेट बोलता है सपोर्ट। लूना उसे बताते कि अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को निगल लिया ना तो तुम अपने ऊपर से काबू खो दोगे और तुम पागल हो जाओगे। तभी उसके नीचे की जमीन खिसकने लगती है और ग्रीड उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रीड बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इतने शांत कैसे हो गए, अब मुझे पता चला तुम यहाँ थे। फेट बोलता है कि ये तुम्हारी असली फॉर्म है। फेट उसको घूर रहा होता है तो ग्रीड बोलता है अब मुझे घूरो मत, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें वापिस चलना चाहिए।
फेट बोलता है कि रुको, और लूना को देखकर बोलता है चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसे ही डिवाइन ड्रैगन को खुला घूमने नहीं दे सकता, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। अब वो वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फेट उसे बोलता है कि अब हमें इसे खत्म करना ही होगा, और वो ग्रिड को ऊपर फेंक के मारता है और उस ड्रैगन को फाइनली खत्म कर ही देता है। पर उसके अंदर उसकी सारी शक्तियां आ जाती है तो फेट काबू खोने लगता है। तो वो बोलता है कि रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर और। फेट बोलता है कि अगर मैंने अभी अपना काबू खो दिया ना तो मैं डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो अपनी सारी शक्तियां अपने हथियार मतलब ग्रीड में फेंकने लगता है। ग्रीड बोलता है कि ओए रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। फेट बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं ये और नहीं सह सकता। वो अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है ग्रीड को और ग्रीड भी अपनी नई लेवल में आ जाता है। फेट बोलता है कि अगर अब मैं बर्सर्क मोड में जाता भी हूँ तो मुझे इतना डैमेज नहीं होगा। ग्रीड बोलता है कि अच्छा, तो ये स्किल सुमी भी अंदर से खा रही है। वहां पे माइन भी आ जाती है और फेट माइन को बोलता है प्लीज मुझे मार दो। माइन उसको बताती है कि जब तुम अपनी स्किल पर ज्यादा जोर देते हो ना तो वो तुम पर हावी हो जाती है और तुम उस पर से अपना काबू खो देते हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। फेट बोलता है मुझे माफ कर देना। माइन बोलती है अच्छा मैं समझती हूँ, उसको मारने वाली होती है पर लेडी रोक्शी आकर उसको बचा लेती है। फेट बोलता है कि आपने मुझे क्यों बचाया। लेडी रोक्शी बोल रही तुम ये मुझसे पूछ रहे हो, तुम अभी क्या करने की सोच रहे थे। फेट बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे कभी ऐसे देखो। लेडी रोक्शी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों से मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी, भले ही तुम में कैसी भी ताकत आ जाए, लेकिन तुम मेरे लिए वही फेट रहोगे। फेट मन में सोच रहा होता है कि ग्लूटो स्किल्स पहले से बेकाबू थी लेकिन अब वो शांत हो गई है। फेट मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले डरा हुआ था कि लेडी रोक्शी जब मुझे ऐसे देखेंगे तो वो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन अभी उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे इस चीज को लेके एक्सेप्ट भी करती है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं लेडी रोक्शी को बचाऊंगा, पर मुझे लगता था कि वो मुझे बचाएगी पहले की तरह। अब फेट लेडी रोक्शी की बाहों में बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उठता है। फेट कहता है कि मैं कहाँ हूँ और ये मेरा कमरा है। वो अपने हाथ को देखता है तो उसको याद आता है कि हाँ, ये तो नॉर्दन ने मेरे हाथ को काट दिया था और मैं कितने दिन से सोया हूँ। तो एरिस और माइन अंदर आती है और एरिस बोलती है तुम पूरे एक हफ्ते से सोए हुए हो। वो बोलती है तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है। माइन बोलते तुम बहुत सोते रहते हो। एरिस बोलती कि तुम इसे दोष नहीं दे सकती क्योंकि इसने अपनी हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। इरिस फेट को उसका हथियार दे देते और बोलते हैं ये लो, तुम इसे भूल गए थे। ग्रीड फेट से बोलते कि इतने दिनों के बाद मेरी याद आ रही है। फेट ग्रीड को बोलते कि अरे तुम्हारी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। एरिस बोलते कि इसकी हालत तो खराब होनी ही थी, हम इसे गालिया के सेंटर तक ढूंढ कर आए इसलिए इतना गंदा हो रहा है। फेट बोलता है कि वहां तक पहुंचा कैसे। एरिस उसे बताते हैं कि शायद इसे कोई वहां पे मॉन्स्टर ले गया होगा क्योंकि माइन उसे कलेक्ट करना भूल गई थी। एरिस अब मेन बात बताती है, अब जबकि तुमने डिवाइन ड्रैगन को हराई दिया है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। खैर, रोक्शी की मौत से क्राउन ह्यूमन बनाने का प्लान अब खत्म हो चुका है। फेट बोलता है कि वादा करो कि अब तुम लेडी रोक्शी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो एरिस बोलते हैं कि हाँ, मैं इतनी बेवकूफ थी, मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। अब जबकि डिवाइन ड्रैगन बन गया है तो अब इस देश का एक नया जन्म होगा और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि जिन जिन के पास ये अजीब से वेपन होते हैं उन्हें करना ही पड़ता है। फेट बोलते कि अच्छा ठीक है। एरिस बोलते कि चलो अब तुम्हारे हाथ का जुगाड़ करते हैं। फेट बोलते हैं क्या मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। एरिस बोलते कि हाँ, पर उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो फेट बोलता है मैं लेडी रोक्शी से तो मिल लेता हूँ। एरिस बोलते कि नहीं, अभी तुम्हारा उसके पास जाना खतरनाक है और वो वहां से चला जाता है। अब लेडी रोक्शी का सीन दिखाया जाता है जो कि फेट से मिलने के लिए आ रही होती है। रास्ते में उसे मीरिया मिलती है और पूछती है आप कहाँ जा रही हो। तो लेडी रोक्शी बोलती है मैं एक ट्रिप पर जा रही हूँ और मन में मीरिया बोलते कि हाँ, मुझे पता है आप उस झिंगुर से ही मिलने जा रही होगी। लेडी रोक्शी फेट के कमरे में आती है और फेट को गायब देखकर चिंता करने लगते हैं। वो एक लेटर पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है मुझे माफ करना, मैंने आपको कभी अपनी ग्लूटनी स्किल्स के बारे में नहीं बताया, और हाँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अभी जरूरी काम से जाना पड़ा, पर मैं एक दिन आपसे वादा करता हूँ मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। लेडी रोक्शी बोलते कि पहले तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी और अब ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे हो। तभी थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा रात को बेंच पे बैठा होता है तो लेडी रोक्शी उससे जाकर बोलते कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो फेट बोलता है कि नहीं प्लीज मुझे मत मारो। लेडी रोक्शी बोलती कि मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही कह रही थी। ले फेट बोलता है मुझे माफ कर। फेट बोलता है मुझे माफ कर दो। लेडी रोक्शी बोलती है अच्छा, तो लोग सच में होली नाइट से डरते हैं और फेट से माफी मांगने लगती है। फेट बोलता है आप क्यों माफी मांग रहे हो। लेडी रोक्शी बोलती है कि मुझे खुद को एक होली नाइट कहने में शर्म आ रही है। फेट को भूख नहीं लगती है तो लेडी रोक्शी उसको कुछ खाने के लिए खिलाती है। अब फेट को वहां से जाना होता है तो वो बोलता है अच्छा, अब मुझे पता चला कैपिटल में इतने बुरे लोग नहीं है। वो वहां से जा रहा होता है तो लेडी रोक्शी बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम है फेट और वहां से चला जाता है। लेडी रोक्शी बोलती है कि पहली बार मुझे खुद पर गर्व हो रहा है क्योंकि मैं एक होली नाइट हूँ। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लेडी रोक्शी बोलती है कि अपना ध्यान रखना फेट, और सीन बदल जाता है। वेल्ड्रिक ब्रदर्स का सीन दिखाया जाता है। राफेल बोलता है अच्छा, तो वो मास्क पहनने वाला बंदा ही फेट है जिसने हार्डो को मारा था।
है और वो बोलता है मुझे जरा काम है, और अपने कमरे में जाके जोरों से हंसने लगता है और बोलता है फेट तुम बस देखते जाओ। फेट का सीन दिखाया जाता है। एरिस से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी ग्रीड को थोड़ी सी पावर दे दोगे तो वो तुम्हें हील भी कर सकता है। फेट ग्रीड को बोलता है कि मेरी 40% पावर कर दो और मुझे हील कर दो। फेट का भी हाथ वापस से आ जाता है और एपिसोड 12 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सारे एपिसोड्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।